चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। और ये चैप्टर या तो आपको समझ में आता ही नहीं होगा, और अगर समझ में आता होगा तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता होगा। और ये आप देख सकते हो भाई किसका, ये ऐश्वर्या राय का लग रहा है। ये जो आपका आई है, जो हमारा बॉडी आपको दिख रहा है, ये कौन सा ट्रेट है बताइए? ये जो है कौन सा ट्रेट है बताइए? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा? कमेंट में नीचे आ जाना चाहिए जवाब। ऐसा आपको दिखाई देगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब इसको आप अगर छूओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इसे जकड़ के इसे पकड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और येलो कलर का जो पॉड वाला है बहुत कम है, 2-4 ही है। मतलब क्या डोमिनेंट पॉड कलर था ग्रीन वाला। इंसान का जो कद है वो उसके दूर जाने के बाद ही होता है, समझे बात को? तो डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन देख रहा है कितना बड़ा, 18 में आया, 14 में आया, 20 में आया, 22 में, 23 में, 24 में, 14 में, 16 में, 17 में, इतना ज्यादा बड़ा है, समझ रहे हो? इतना ज्यादा बड़ा चुका है लॉ। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो क्लास 10th जेनेटिक्स, हाँ क्लास 10th का जेनेटिक्स का चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हाँ, आपके चैप्टर से ये जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। अब देखो, ये जो इकलौता ऐसा चैप्टर है ना जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और ये चैप्टर या तो आपको समझ में आता ही नहीं होगा, और अगर समझ में आता होगा तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे जीन हो गया, डीएनए हो गया, एलील हो गया। अब देख, क्लास 9th में तूने वो चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, सेल वाला चैप्टर जिसमें आपका डीएनए, न्यूक्लिक एसिड इसके बारे में बात करता है ना? देख, ये चैप्टर अगर आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आता, बेसिक्स आपका एकदम जीरो है, जीरो से लेकर एडवांस तक आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। देख, एक बात है, जब भी कोई हाई लेवल का जो टीचर है ना, जो मेडिकल लेवल को पढ़ा रहा हो, 11th 12th को पढ़ाता हो, है ना, नीट वाले भैया लोगों को, वो टीचर जब थोड़ा नीचे आकर के, है ना, मतलब 9th 10th में आकर के, और आपके हर वो सवालों का जवाब अगर दे जाए और थोड़ा सिंपल करके अगर दे जाए तो थोड़ा सा मजा सा आ जाता है ना। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं पिछले 7 साल से मेडिकल वालों को, नीट वालों को पढ़ाता हूँ, और अभी आज आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पे ये आपका जेनेटिक्स हेरिडिटी को समझाऊंगा। अब देखो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इररिलेवेंट चीज पढ़ाऊंगा, सिलेबस से बाहर जाके बताऊंगा, बहुत हाई फाई बातें होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? एकदम कट टू कट क्लियर बातें होंगी, लेकिन हाँ, जेनेटिक्स को पूरा डिकोड करेंगे हम लोग। ये जो हेरिडिटी है, इसका हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आज आपको, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके सिलेबस में रहते हुए, ठीक है? चलिए, तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्लास 10th बोर्ड्स के लिए है, ये हेरिडिटी नाम है, वन शॉट देखने वाले हैं, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसका हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हाँ भाई, हेरिडिटी आपके सिलेबस में है और एवोल्यूशन डिलीट हो चुका है। हम लोग आज अनलॉक करेंगे ऑल द मिस्ट्रीज, है ना, जितने भी राज हैं, रहस्य छुपे हुए हैं इस चैप्टर में, वो सभी को हम लोग खोलेंगे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। वो जो आपका जो मटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मेंडल का जो पाइसम सैटिवा मटर है ना, वो सभी आज प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे हम लोग। ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी, ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू, ठीक है? चलिए, तो भाई लेट्स स्टार्ट, है ना, देखते हैं हम लोग आगे क्या होने वाला है। तो ये जो आपका चैप्टर है ना, ये बेसिकली उस बारे में डील करेगा कि भाई जो भी हमारे आसपास में दिखाई दे रहा है, जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स जैसे कि क्या, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत सुंदर सा आंख बना हुआ है भाई, ये आप देखो ध्यान से एकदम, ये ब्राउन कलर का आई है, और ये आप देख सकते हो भाई किसका, ये ऐश्वर्या राय का लग रहा है। ये जो आपका आई है, ये ब्लू कलर का आई दिखाई दे रहा। तो जैसे हो सकता है आईज का कलर अलग अलग है, ठीक वैसे ही जैसे कि जो हेयर है ना वो अलग अलग तरह का हो सकता है। ये जो हेयर है वो कैसा है, ये हेयर स्ट्रेट है ना, और ये जो हेयर है वो कैसा है, ये वाला हेयर कर्ली जैसा है ना, घुंघरेला वाला बाल है, ये भी आप देख सकते हो घुंघरेला वाला बाल है। जिस तरह से और भी आप देख सकते हो हेयर का जो कलर है, ये देखो अब हेयर कलर कैसा है, ये ब्लैक वाला है, और ये कैसा है, ब्लॉन्ड जैसा है ना, मतलब कुछ अजीब टाइप का हेयर होता है, जैसे फिरंगी लोग का हो गया, जो फॉरेनर लोग हैं वो लोग का थोड़ा अजीब जैसा होगा, ठीक है, येलो स्टोन जैसा, ब्राउन स्टोन जैसा रहता है। और भी अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ईयरलोब का आप देखोगे ना, तो ये जो ईयरलोब आप देखो एकदम ध्यान से, ये इतना ज्यादा इस तरह से, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री ईयरलोब, और ये जो ऐसे आया और ऐसे अटैच हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटैच ईयरलोब, ठीक है? तो ये सारा कैरेक्टर्स होता है जो आसपास में दिखता है। मतलब क्या, जैसे स्किन कलर, ठीक, किसी का डार्क हो जाए, किसी का व्हाइट हो जाएगा, और भी जितने भी अलग अलग तरह के ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो किस तरह से अलग हैं। अब जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा टॉल अगर है पेरेंट्स, और जिसकी वाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट है, मतलब ड्वार्फ है, ठीक है, मेडिकल जेनेटिक्स के भाषा में, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा होगा, ठीक, मतलब टॉल हाइट वाला और शॉर्ट हाइट वाला का जो बच्चा है वो कैसा होगा। किसी का आंख ब्राउन है, किसी का ब्लू है, ये दोनों शादी करेंगे तो इनका कैसा आएगा। तो ये जो फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर में आपका ये सारा चीजों का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये चैप्टर डिफिकल्ट क्यों है, व्हाई दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट? तो भाई ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये जिस जिस चीज के बारे में बात किया है ना, उन सभी का एग्जैक्ट ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। वो एक्सप्लेन नहीं करेगा कि भाई एलील क्या होता है एक्चुअल में, डीएनए क्या होता है, जीन किसको कहते हैं। क्योंकि आप जो है ना, देखो बायोलॉजी ऐसा है कि आप ऐसा सोचते हो कि भाई रट लो, रटने वाला चीज है, रटने वाला चीज नहीं होता बायोलॉजी। आप ना एक एक चीज को समझोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई हर चीज का यहाँ पर कारण है, ठीक है?
तो हम लोग देखेंगे कुछ वैसा वैसा कॉन्सेप्ट को जो कि आप कह सकते हो बेसिक टूल्स होगा, है ना, तब जाकर के आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। जैसे डीएनए हो गया, जीन हो गया, एलील हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, ये सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा अभी, तब जाकर के आपको चैप्टर का एकदम एग्जैक्ट सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए वो टूल्स क्या क्या है, बेसिक टूल्स हम लोग आज देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है, एलील क्या है, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक क्या होता है, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड किसको कहते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, तब जाकर आपका चैप्टर अच्छे से 100% क्लियर हो जाएगा। जो लोग अभी शॉर्टकट मारने के लिए आए हो ना कि भाई सर मोनो हाइब्रिड शुरू करेंगे, डाई हाइब्रिड शुरू करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश, ये बल्ले बल्ले, चल भाग जाए यहाँ से, बता दे रहे है ना, भाग जाए एकदम पहली फुर्सत भाग जाए। आपको अच्छे से हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जितना डेप्थ हो सकता है उतना डेप्थ में जाएंगे। और हाँ, एनसीईआरटी आपका सिलेबस से बाहर इररिलेवेंट चीज एक भी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ एक आध एक्सप्लेनेशन आपको देते जो आपके बुक में नहीं हो, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन इसीलिए रहेगा ताकि आपको आपका बुक एटलीस्ट समझ में आए। ठीक है, चलो तो भाई डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीन, इसके बारे में हम लोग एकदम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम सिंपल से एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, थोड़ा सिंपल करते हैं चीजों को। तो भाई जैसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो अपने लाइफ में, तो आप समझो कि ये अगर मोबाइल फोन मान लो एंड्रॉइड वाला है और ये मोबाइल फोन कोई अदर ब्रांड जैसे मान लो एप्पल का है, ठीक है, तो भाई एक मोबाइल फोन कैसा होगा, मोबाइल फोन कैसा चलेगा, वो उसका जो है वो फीचर्स कैसा होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है उसके अंदर के सॉफ्टवेयर पे। समझे बात को? तो ये जो एप्पल है ना, इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, iOS बोलते हैं ना। और ये जो कोई अदर ब्रांड का मोबाइल फोन है उसमें जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो कौन सा रहेगा, उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा एंड्रॉइड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। समझे बात को? तो एक मोबाइल फोन कैसा होगा, उसका पूरा का पूरा फीचर्स डिपेंड करेगा उसके सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वही है जो कि सेल का बना हुआ है, सेल थ्योरी है ना, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो भी सेल का बना हुआ है वो लिविंग थिंग है, जो सेल का नहीं बना हुआ है वो लिविंग थिंग नहीं है। ठीक, चलिए आइए, तो जो भी लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग कैसा होगा, उसका फीचर्स कैसा होगा, वो काला होगा, गोरा होगा, मोटा होगा, चौड़ा होगा, दौड़ेगा कि दहाड़ेगा कि चलेगा कि तैरेगा, एवरीथिंग, इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक लिविंग थिंग का पूरा पूरा कुंडली, पूरा पूरा खानदान, पूरा सब कुछ, सारा का सारा फीचर, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और एक जो लिविंग थिंग है उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा वो सब कुछ कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में उस सॉफ्टवेयर में लोडेड रहता है, और उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। और वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है कि या तो डीएनए हो या तो आरएनए हो। ठीक है, यहां तक बात करेक्ट है आपका, समझ में आया आपको? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इसको थोड़ा आप साइड करो। ओके, अब देखो यहां पर, तो भाई एक जो सेल है, ठीक है, ये मान लो कि आपके पास सेल है और यहां पर हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अंदर में हो जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये हो सकता है कि डीएनए हो या फिर हो सकता है कि आरएनए हो। अब आपके सिलेबस में जो है ना, ज्यादातर आपके सिलेबस में बात किया गया है डीएनए के बारे में, तो हम लोग आरएनए को थोड़ा देर के लिए लोग साइड रखेंगे। बेसिकली आरएनए का कुछ खास ऐसा यूज है नहीं, आरएनए जो है वो आगे जाकर के आप पढ़ोगे, मैं आपको डिटेल बताऊंगा बाद में कभी। ठीक है, फिलहाल आप डीएनए पे ध्यान दो। अब ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए कैसा दिखता है, तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो डीएनए है ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। ये डीएनए जो है ना लगभग 2.25 मीटर का होता है, मतलब 1 मीटर हो गया इतना, 2 मीटर इतना, इससे भी बड़ा कितना, 2.5 मीटर का लगभग डीएनए हो गया। और जो सेल है हमारा बहुत ज्यादा छोटा, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और ज्यादा छोटा। समझे बात को? तो एक छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा सा डीएनए कैसे रहेगा भाई, तो ये रहता है कैसे, क्वाइलिंग करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, एकदम उलझा हुआ कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा। और वो जो उलझा हुआ जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा ना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। वो धागा जैसा उलझा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये डीएनए ऐसा था। अब ये क्रोमेटिन फाइबर कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये हो सकता है कि कभी क्रोमोसोम बन जाए। तो सर ये कभी क्रोमोसोम कैसे बनेगा, तो कभी का मतलब हुआ कि ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, तो क्रोमोसोम जो है ना जनरली आपके सिलेबस में जो है वो इस तरह का रियल होता है, और आपके बुक में ऐसा बना देगा। ठीक है, इस तरह से बना देगा। ये भी सही है और
ये भी सही है ना, रियल में ऐसा है और बुक में ऐसा बना हुआ रहेगा। या तो हो सकता है इसका आपको एक ही आर्म दिखाई दे कुछ इस तरह का, है ना, और हो सकता है कि यहाँ से ये इस तरह से डबल भी बन जाए, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही डायग्राम सही है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो एक सेल है उसके अंदर में होता है कुछ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक मटीरियल। अब ये जेनेटिक मटीरियल पूरा पूरा डिसाइड करेगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, कैसा दिखाई देगा, क्या क्या फीचर्स होंगे उसमें, जिसका एग्जांपल हो सकता है डीएनए और आरएनए। और ये जो डीएनए आरएनए होता है ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। फिलहाल डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए बहुत ज्यादा लंबा होता है। इतना लंबा होता है कि वो डीएनए है ना, उसको ऐसा कॉम्पैक्ट करके, ऐसा उलझा के, धागा ऐसा बना के उसको रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। वो क्रोमेटिन फाइबर हो सकता है कि सेल डिवीजन करने के टाइम में ये क्रोमोसोम बन जाए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया अच्छे से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखो एक बात समझो, क्लास 9th का वो समय, हाँ, जो कि आप नहीं पढ़े हो अच्छे से, क्लास 9th का वो समय जब आप देखते हो वो वाला चैप्टर सेल, और सेल में जब आप पढ़ते हो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जहां पे आप पहुंचते हो कहां पे, न्यूक्लियस के पास। और न्यूक्लियस जब आप पढ़ रहे होगे तो वहां पे बताया गया होगा जीन के बारे में। व्हाट इज जीन? जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। एकदम ध्यान देना, ठीक है। आओ देखो, तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर में ये जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, इसको जब आप देखे एकदम ध्यान से अच्छे से, तो आपको समझ में आया कि ये था भाई अंदर का डीएनए। ठीक है, हाँ था डीएनए। अब ये जो डीएनए है इसमें वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा हुआ रहता है। ठीक, कि कोई भी पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा रहेगा, कैसा बनेगा। तो अब सपोज मान लो कि यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक, ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है मान लो हेयर के कलर के लिए। ठीक है, अब ये हेयर के कलर के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो यहां पर पूरा पूरा कोडिंग सीक्वेंस रहेगा, ये पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा जो कि स्टोर रहेगा। तो ये प्रॉपर सेगमेंट जो कि फंक्शन करेगा कोई ट्रेट, कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि हेयर कलर। इसी कारण से ये जो पूरा पूरा जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट है ना, इसी को हम लोग बोले कि ये फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, जो कि एक जीन है। समझ में आया बात? मतलब इसी सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोल देते हैं, क्योंकि ये कोई सेगमेंट है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन है किसी खास ट्रेट के लिए, जैसे कि हेयर कलर। ओके, चलिए, तो हम लोग लिख देंगे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज को हम लोग कहते हैं जीन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि जीन क्या होता है। अब आप एकदम ध्यान से समझना कि एलील किसको कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कोई जीन, ठीक है, अब ये जो जीन है, मान लो कि कोई स्टेम का जो हाइट है, ठीक है, अब जैसे मटर का जो पौधा है, वो हो सकता है कि मटर का पौधा बहुत ज्यादा लंबा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टॉल हाइट बोलेंगे। हो सकता है कोई शॉर्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? या तो शॉर्ट बोलेंगे या तो ड्वार्फ बोलेंगे। ठीक, तो ये जो स्टेम का जो हाइट है ना, उसके लिए जो जीन होगा, वो जीन हो सकता है कि उसका टू अल्टरनेट फॉर्म हो। ठीक है, मतलब बात यह है बस कि सपोज कोई अगर जीन है और ये जीन स्टेम के हाइट के लिए है, तो ये जीन हो सकता है ना कि इसका दो अल्टरनेट फॉर्म हो। अब ये जो दो अल्टरनेट फॉर्म है वो किस किस चीज का है? वो हो सकता है कि जो दो अल्टरनेट फॉर्म है ना, वो एक हो सकता है कि टॉलनेस का हो, और दूसरा हो सकता है कि शॉर्ट, या फिर हम लोग जेनेटिक्स के भाषा में कह सकते हैं डॉर्फ का हो, है ना। तो ये जो दो अल्टरनेट फॉर्म है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? एलील बोलेंगे। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्या? एलील बोलेंगे। एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना बात को। जो एक जीन है जो कि किसके लिए है? स्टेम के हाइट के लिए, उसका हो सकता है दो अल्टरनेट फॉर्म हो। दो अल्टरनेट फॉर्म क्या है? वो टॉलनेस वाला जीन या फिर डॉर्फनेस वाला जीन, उसी को हम लोग एलील कह सकते हैं। मतलब एक जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म है, उसको एलील कह रहे हैं। और ये जो एलील है वो टॉलनेस के लिए अगर है तो वो हो सकता है कि कैपिटल टी हो, या फिर हम लोग आगे समझेंगे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी में भी कैसे टॉलनेस के लिए है, और जो ये डॉर्फनेस के लिए है वो स्मॉल टी है ना। तो हालांकि आगे आपको इसका जवाब मिलेगा कि भाई किस तरह से यहाँ पर स्मॉल टी भी है, उसके बावजूद ये टॉलनेस में ही आएगा। समझे बात को? तो मतलब यहाँ से हम लोग ये बात बस समझ पाए कि जो जीन है ना, उसका दो अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है, उसको हम लोग एलील बोलेंगे। वो हो सकता है कि कैपिटल टी हो, या हो सकता है कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, या हो सकता है कि वो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो। अच्छा, ये जो एलील है ना, वो हमेशा पेयर में ही होगा, वो हमेशा पेयर में ही होगा। ठीक है, तो एलील्स आर फाउंड इन पेयर। तो ये तो आपको समझाने वाला बात लिखे। थोड़ा सा एलील का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है एलील। तो हम लोग लिखेंगे कि एलील्स आर द टू
अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और जब आप हाई लेवल में जाओगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जरूरी नहीं है कि जो जीन है उसका दो अल्टरनेट फॉर्म हो ही, है ना। यहाँ पे तो आप देख रहे हो ना कि एक टॉलनेस है एक ड्वार्फनेस है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर जगह पे हो, ये खैर बात की बात है, आगे देखो सिलेबस में आओ। ठीक, चलो तो हम लोग देखेंगे रीजन ऑफ वेरिएशन। मैंने आपका ये वाला अच्छे से क्लियर करा दिया, कौन सा भाई, जेनेटिक मटेरियल, है ना, ये क्लियर हो गया आपका। फिर आपका क्रोमेटिन क्लियर हो गया, क्रोमोसोम क्लियर हो गया, जीन क्लियर हो गया, इतना तक हमारा क्लियर हो गया अच्छे से। चलो आओ, अब है रीजन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं। आप इस वाले स्ट्रक्चर को जानते हो भाई, इसको अमीबा कहते हैं। हाँ भाई, अमीबा कहते हैं इसको। और अब ये जो अमीबा है, हो सकता है कि उसको मन किया सेल डिवीजन करने का, तो ये जो अमीबा है वो सेल डिवीजन करने लग जाएगा, है ना। थोड़ा अच्छा से बना ले भाई। हाँ, तो ये जब सेल डिवीजन करेगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह का दिखाई देगा। तो आप देखो, एक बात को समझो कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर में वो जेनेटिक मटेरियल होता होगा। अब ये जब डिवाइड करेगा, है ना, ये जब डिवाइड करेगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा, और ये आधा इसको देगा यहाँ पर और ये आधा इसको देगा अपना। अगर ये अपना नहीं देगा तो इसका खुद का बाल बच्चा, खुद का पुतरू कैसे कहलाएगा भाई, समझ में आ रहा है बात। इसका अपना जेनेटिक मटेरियल देगा तब ना ये इसी का अमीबा कहलाएगा, नहीं तो एलियन कहला जाएगा इसका, समझ रहा है बात को। तो देखो, तो अब ये जो है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल कॉपी होकर के यहाँ जाता है, समझ में आ रहा है कुछ बात। आपका ये एनसीईआरटी कहता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस होता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी होकर के दूसरे में जाता है, और वो कॉपी होते टाइम में कुछ एरर हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, और उसी गड़बड़ी के कारण क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आधा यहाँ चला गया, आधा वहां चला गया, और ये अपना वो रेप्लिकेशन भी करता है, मतलब अपना ये जो डीएनए है ना उसको वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उसको डीएनए को वो कॉपी करेगा, और कॉपी करने के टाइम में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ एरर हो जाए, है ना, और जो एरर होगा उसी कारण से वो वेरिएशंस आता है। हालांकि ये वेरिएशन क्यों आता है, एक्चुअल रीजन इसका कुछ और है, ये जब आप क्लास 10 आप जब पास कर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आपको मैं समझा दूंगा, लिखाऊंगा नहीं इसके बारे में, एक आध डेढ़ मिनट लगे, क्योंकि मुझे मन करेगा समझाने का तो मैं आपको समझा दूंगा बस। ठीक है, लास्ट में चलो आओ आगे, ये बोनस रहेगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, अब एलील को थोड़ा सा और हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो एलील के बारे में क्या है कि जैसे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको शायद ये बेसिक नॉलेज होगा कि मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो मेंडल क्या किया ना, एक्सपेरिमेंट किए। किस पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे। तो ये जो मटर का जो पौधा था, ये मटर का पौधा में बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिया, कैरेक्टर दिखाई दिया। हो सकता है उसका स्टेम का जो हाइट है वो टॉलनेस और डॉफनेस, हो सकता है उसका सीड का जो शेप है वो राउंड और रिंकल, इस तरह का अलग अलग तरह का कैरेक्टर्स उनको दिखाई दिया। तो वो जो है ना उस कैरेक्टर का ऐसे वो मतलब वो जीन लिखे भाई, एक बार जीन लिखे कि जीन हो सकता है कि, जीन हो सकता है कि स्टेम के हाइट के लिए अगर है, स्टेम के हाइट के लिए अगर है तो हाइट जो है किसी जीन से रिस्पॉन्सिबल होता होगा, है ना। और ये जो हाइट का जीन है हो सकता है कि उनका दो फॉर्म है। अब ये जो दो फॉर्म है, एक हो सकता है टॉल और एक हो सकता है कि डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब क्या होता है, डॉर्फ का मतलब होता है शॉर्ट। अब ये जो टॉलनेस है इसका हो सकता है कि जीन ऐसा हो, और जो डॉर्फ है इसका हो सकता है कि जीन ऐसा हो। समझ में आ रहा है आपको बात। तो ये जो टी लिखे ना, ये हम लोग डिनोट करते हैं टॉलनेस को, और ये अगर कैपिटल है इसका मतलब ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये स्मॉल टी हो गया मतलब ये डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा। समझे बात को। तो ये एक तरह का एलील का हो गया, दो फॉर्म होता है एलील का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या जीन ही एलील है, क्या एलील ही जीन है, हाँ एलील जीन है, समझे बात को। लेकिन जो एलील है ना वो जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म है जो कि पेयर में होता है। ठीक, चलो आओ, अब है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो, होमो का मतलब क्या होता है, ये जो होमो शब्द है ना इसका मतलब होता है सिमिलर, या फिर इसका मतलब होता है सेम। और ये जो हेट्रो है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। वो मीम देगा तो लोग, सेम सेम बट डिफरेंट देखा कि नहीं, इधर देख, इधर मीम देख रहा तू, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ठीक है, देखो अगर मान लो हम लोग बात करेंगे जीन का, ठीक, जो कि स्टेम के हाइट के लिए अगर है तो हो सकता है कि जीन या तो ऐसा हो, और हो सकता है कि या तो ऐसा हो, और हो सकता है कि या तो ऐसा हो। ठीक, तो आप देखो ये वाला है ना और ये वाला सेम सेम है कि नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, होमोजाइगस बोल देंगे। इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, होमोजाइगस बोल देंगे। लेकिन ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हेट्रोजाइगस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड्स है ना, ये जो लेटर्स है, अगर ये सेम रहा तो बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। ठीक है, चलो आओ, अब अगला है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। क्या होता है डोमिनेंट, क्या होता है रेसेसिव, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, देख अब क्या है ना
कि अब जैसे मान ले, एकदम ध्यान देना तू, ठीक है। अब जैसे मान ले कि दो जानवर लड़ रहे हैं, ठीक है, रोटी के लिए, है ना, रोटी के लिए मान ले कि दो जानवर लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक लंच के ऊपर, है ना, आप लोग एकदम टूट पड़ते हो 5-10 लोग, है ना ठीक है, स्कूल में लंच के ऊपर, है ना, जानवरों की तरह। इधर देख तो ध्यान से सुन। जैसे ये जो है यहाँ पे खाना है, फूड है, और यहाँ पर दो जानवर, एक जानवर G1 और एक जानवर G2, ठीक। अब ये दोनों लड़ गया इसके लिए। तो भाई जो स्ट्रांग रहेगा, है ना, जो भी स्ट्रांग रहेगा वो वाला डोमिनेट कर जाएगा ना, वो खा लेगा और इसको भगा देगा, है ना। समझ में आ रहा है बात। तो जो भी स्ट्रांग रहेगा वो डोमिनेट कर जाएगा। डोमिनेट का मतलब क्या, पावरफुल हो जाएगा वो, समझे बात को, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा कि नहीं हम ही खाएंगे, तो भाग यहाँ से। तो पॉइंट क्या है ना बेटा, एकदम ध्यान सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान देना। तो अब जैसे मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो वो देखते थे कि जब वो दो तरह का पी प्लांट को चूज किए, ठीक, वो जब दो तरह का पी प्लांट को जब चूज किए, ठीक है, एक पी प्लांट कैसा था, एक पी प्लांट था जो कि बहुत ज्यादा टॉल था, और एक जो पी प्लांट था जो कि बहुत ज्यादा डॉर्फ था। इन दोनों का, है ना, ये प्योर टॉल था, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को जब वो कराते हैं क्रॉस, क्रॉस वो कैसे कराएंगे, ये क्रॉप मतलब प्लांट प्लांट कैसे क्रॉस हो जाएगा। हम लोग तो रिप्रोडक्शन में पढ़े कि पॉलिनेशन होता है, समझाएंगे आपको, सबको समझाएंगे, ठीक है। अच्छा यही समझ ले तू, ध्यान दे एकदम, ठीक, एकदम ध्यान देना। अब ये जो है, जो प्लांट होता है ना, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है मटर का, ठीक है। तो ये जब बाइसेक्सुअल प्लांट है मटर का, तो इसमें फ्लावर्स होंगे, हाँ भाई फ्लावर्स होंगे। अब यहाँ पे ये स्टामेन होगा, हाँ भाई होगा। मतलब अगर आपको पता हो कि फ्लावर जो होता है ना, वो दो तरह का फ्लावर होगा। एक ऐसा वाला फ्लावर होता है जिसमें मेल वाला पार्ट भी होगा जिसको स्टामेन कहते हैं, और दूसरा वाला फ्लावर ऐसा होगा जो जिसमें कि फीमेल वाला पोर्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्पेल बोलते हैं, तो पिस्टिल बोलते हैं। इन दोनों के अलावा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। मतलब जो फ्लावर्स होता है, ये फ्लावर हो सकता है कि या तो मेल हो और या तो फीमेल फ्लावर हो, या फिर हो सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पोर्शन मौजूद हो, ठीक है। तो ये जो मटर का जो पौधा होता है ना, वो बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों ही होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्टामेन है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, ये कार्पेल बोल सकते हो, या फिर इसको आप ओवरी बोल सकते हो, है ना। ये इस वाले पोर्शन को हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक। अब ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पर भी ये वाला जो है, इसमें भी फ्लावर्स होगा, हाँ भाई फ्लावर्स होगा इसमें, देखो। तो अब क्या किया जाएगा ना कि इसका ये जो यहां पर भी होगा ऐसे, तो इसका वाला एंथर को काट दिया जाएगा, ठीक है, ताकि ये वाला इसी के ऊपर पॉलिनेट ना कर दे, ये वाला इसी के ऊपर पॉलिनेट ना कर दे, क्योंकि अपन को क्या करना है, ये वाला प्लांट को इसके साथ क्रॉस कराना है। तो कम से कम एक इसको काट देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, फीमेल वाला बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से जो पॉलन निकलेगा, इस पॉलन को हम लोग क्या कराएंगे, इसमें हम लोग करा देंगे पॉलिनेट, है ना। ऐसे हम लोग जब पॉलिनेट करा देंगे तो ये दोनों यहाँ पर ऐसे ये जाकर के क्या बनाएगा, यहाँ पर ये सीड बनाएगा ना। तो मतलब इसके ऊपर जो सीड बना वो कौन सा हुआ, टॉल वाला प्लांट और डॉर्फ वाला प्लांट का वो पॉलिनेशन हुआ, और जाकर के यहाँ पर सीड बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग कराना, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कराना, या फिर प्लांट का ब्रीडिंग कराना, मेटिंग कराना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये क्या था, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, ठीक। तो अब देखो, तो समझा रहे थे आपको ये डोमिनेंट रिसेसिव, देखना क्या होता है। तो मेंडल ने जब ये टॉल वाला प्लांट और ये डॉर्फ वाला प्लांट को लिया, तो यहाँ पे जो सामने जो आया ना प्लांट, जो नेक्स्ट जनरेशन में जो आया, ये नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आता है, जिसको मेंडल क्या कहते हैं, इसको मेंडल कहते हैं F1 जनरेशन। किन्हीं को और पता हो F1 जनरेशन क्या होता है तो वो कमेंट करके बताना। F1 का मतलब होता है फीलियल वन, ठीक है। F1 का मतलब होता है फीलियल वन जनरेशन। एक बार पूछ रहे थे ऑफलाइन क्लास में, मैं बताओ F1 जनरेशन का मतलब क्या, बोलता है कि सर F1 का मतलब होता है फर्स्ट वन, तो बोले F2 का मतलब फर्स्ट टू, फीलियल वन फीलियल टू ऐसे बोलते हैं, ठीक, ध्यान दे। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब हुआ कि अगर एक ये वाला प्लांट और एक ये वाला प्लांट अगर क्रॉस कराए, तो नीचे जो प्लांट आएगा वो या तो ये और या तो ये दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर नीचे में एक्सप्रेस होगा। मतलब नीचे वाला प्लांट जो होगा या तो वो टॉल ही बनेगा और या तो वो डॉर्फ ही बनेगा। समझ में आ रहा है बात। और बदकिस्मती से हुआ क्या कि ये जो टॉल वाला जो था ना, ये जो टॉल वाला था, जो कैपिटल टी ये वाला जीन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो ये स्ट्रांग था, तो इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद नीचे में सिर्फ ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाया, मतलब नीचे में सिर्फ टॉल दिखाई दे पाया। तो इसी कारण से हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं कि जो टॉल और डॉर्फ को हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो नीचे में जो आएगा ना टॉल वाला आएगा, क्योंकि टॉल वाला डोमिनेंट नेचर का है, ठीक है। तो जो नीचे में एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता उसको बोलते हैं रेसेसिव। समझ में आया बात आपको, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे भाई, एकदम ध्यान देना है, ठीक है। The character that can be expressed
in the F1 generation is called as dominant, and the characters that is not expressed or suppressed is called as recessive। तो भाई यहाँ पे लिख दिया आपके लिए ना, वैसा वाला कैरेक्टर जो कि एक्सप्रेस हो सकता है F1 जनरेशन में उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है या फिर जो सप्रेस हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना, एकदम ध्यान देना। ठीक है, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये वाला जो प्लांट है ना, मतलब जो प्लांट है टॉल वाला, उसका दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी कैसे है? अब जो दिखाई दे रहा है आपको वो या तो टॉल दिख रहा है या तो डॉफ दिख रहा है, लेकिन टॉलनेस का जो ऊपर से जो बाहरी जो दिखावा जो दिख रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, और जो अंदर का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। मतलब चांसेस है कि ये हो या फिर चांसेस है कि ये हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर ये वाला कैसे है, आपको समझाएंगे, अभी तुरंत समझाते हैं आपको। ठीक है, देखो ध्यान देना एकदम। आप यहां से आप ये बात तो अब तक समझ चुके हो ना कि जो कैपिटल टी वाला है ना ये स्ट्रॉन्ग जीन है, और ये जो स्मॉल टी वाला है ना ये वाला वीक जीन है, ये कमजोर है थोड़ा। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ कि अगर एक जो है स्ट्रॉन्ग आदमी है और एक अगर है ना वीक आदमी, कमजोर आदमी है, और दोनों साथ में है, तो ज्यादा पावर किसका दिखाई देगा? स्ट्रॉन्ग वाला का दिखेगा कि वीक वाला का दिखेगा? बताओ, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग वाले का दिखेगा, है ना। तो जब भी ऐसा वाला सिचुएशन आता है ना जहां पर ये कैपिटल टी भी है, ठीक है, और जहां पर ये स्मॉल टी भी है, तो आप बताओ यहां पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का ना पावर दिखाई देगा भाई। तो ये तो है सबसे स्ट्रॉन्ग, तो ये जो कंडीशन है एकदम ध्यान देना, ये जो कंडीशन है ये तो टॉल है ही, और ये जो कंडीशन है ये भी टॉल है, और ये देखो ये जो दो वीक जो आ गया, तो ये वीक मिल जाएगा ना तब जाकर के बनाएगा क्या? डॉर्फ। ठीक है, मतलब ये जो वीक वाला है ये वीक अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब दो वीक साथ में आ जाए। ये बात आप समझ पा रहे हो कि जब कमजोर रहेगा ना, जब दोनों जब कमजोर मिल जाएगा ना, तब हो सकता है चांसेस कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करा पाए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर ये एक स्ट्रांग और एक वीक है तो फिर भी एक्सप्रेस कौन होगा? एक स्ट्रांग वाला एक्सप्रेस होगा। ठीक है, चलो ओके। लेकिन अब यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भाई, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला जो टॉल है ना, ये वाला टॉल कैसा है? ये वाला टॉल है होमोजाइगस, और ये वाला टॉल कैसा है? ये वाला टॉल है हेट्रोजाइगस, और ये वाला जो डॉर्फ है ये कैसा है? ये वाला डॉर्फ है होमोजाइगस। देखो ये सेम तो होमो, सेम तो होमो, और ये डिफरेंट है ना, कैपिटल स्मॉल, तो ये हेट्रो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। थोड़ा इसको लिख देते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या था? फिनोटाइप का मतलब था जो बाहरी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे कि वो टॉलनेस है या फिर वो डॉफनेस है, और जो उसके अंदर का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, वो जो जीन है, वो जो एलील है, वो दिखाई अगर दे तो उसको बोलेंगे क्या? जीनोटाइप्स। ठीक, चलो लिख लेते हैं इसको। अच्छा, ये वाला प्लांट कैसा दिख रहा है बताओ? ये वाला जो प्लांट है वो ड्वार्फ दिख रहा है, तो इसका तो जीनोटाइप एक ही पॉसिबल है, ऐसा वाला, है ना। ठीक है, चलो आओ तो लिख लेते हैं फिनोटाइप के बारे में। तो भाई फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? द आउटर या फिर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। ठीक है, और ये जीनोटाइप के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? जीनोटाइप के बारे में हम लोग लिखेंगे द जेनेटिक कॉम्बिनेशन, है ना, ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है ट्रेट्स। ठीक है, एकदम ध्यान से हम लोग देखते हैं कि भाई ट्रेट क्या होता है। ठीक, ट्रेट का मतलब जैसे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर
तो उसमें क्या क्या ट्रेट आया। अब जैसे कुछ कुछ ट्रेट ऐसा हो सकता है, लक्षण ट्रेट मतलब लक्षण है ना, कुछ कुछ ट्रेट ऐसा हो सकता है जो कि उसके जन्म से ही हो, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इन्वायरमेंट से वो अक्वायर किया, ठीक है। तो वैसा वाला ट्रेट जो कि इनहेरिटेड हो, है ना, मतलब जन्म से ही हो, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, उसको बोलेंगे इनहेरिटेड, ठीक। तो इसमें लिखेंगे प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। और इसमें लिखेंगे acquired from the environment and not present from the birth। ये हो गया पहला वाला पॉइंट, ठीक है, कि भाई वैसा वाला ट्रेट जो कि जन्म से ही मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बाल देखो स्ट्रेट है ना, किसी का हो सकता है बाल कैसा हो, करली हो, तो चांसेस है कि उसका जो बच्चा होगा उसका भी हेयर कैसा हो, करली हो। तो ये जो करली हेयर है उसको बचपन से मिला। अब भाई अब तू ये मत बोलना कि सर पार्लर में जाके स्पा में जाके स्ट्रेट करवा लेंगे, ऐसा भाग जा भी यहाँ से, सुन ध्यान से, तू कॉन्सेंट्रेट कर ऐसे। तो पेन कॉपी निकाल, तू ऐसा कंबल में वीडियो देखे ना तो ऐसे फोन से निकल के चपेट मार देंगे, बता दे, ठीक है। तो 2-4 पेन रखा करो, है ना, ऐसा बढ़िया सुंदर सा नोट्स बनाओ, ऐसा कैसा फ्लो चार्ट के फॉर्म में सुंदर से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंबल में ऐसे क्या देखो, पढ़ाई का ना 2-3 स्टेप है, ठीक। तो ऐसे बिस्तर में लेटेगा तो पहले ऐसे करके वीडियो देखेगा बैठ करके, फिर तो यहाँ पिलो लगेगा, फिर तो ऐसे करेगा, फिर तो ऐसे करेगा, फिर ब्लैंकेट है तो ऐसे करके मस्त, समझ रहा बात को, चल वापस आ। तो भाई वैसा वाला ट्रेट जो कि जन्म से ही रहेगा, बचपन से ही रहेगा, और वो हो सकता है कि आपके फ्यूचर वाले बच्चों में, फ्यूचर वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए, उनको हम लोग बोलेंगे क्या, इनहेरिटेड ट्रेट। और वैसा वाला ट्रेट जो कि आप लाइफ टाइम है ना, मतलब लाइफस्टाइल से, इन्वायरमेंट से आप अक्वायर करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अक्वायर ट्रेट। चलो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कैन बी पास्ड या फिर ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन। और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉसिबल नहीं इसमें ना, मतलब ये उल्टा है, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, कैन नॉट बी पास्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब इनहेरिटेड में क्या हो जाएगा, जैसे कि हेयर का कलर, है ना, जैसे कि आई का कलर, ठीक है। और ये एक्वायर्ड वाला में क्या हो जाएगा बताओ, ऑकार्ड वाला में ना जिम जाके बॉडी बना लिया, ठीक है, या फिर पियर्सिंग करा लिया, टैटू बना लिया भाई, टैटू, स्पेलिंग देख लेना भाई टैटू का थोड़ा, ठीक है, टैटू बना लेना। अब अगर तू मान लिया टैटू बना लिया, मतलब शेर बना लिया, मान लो दहाड़ता हुआ शेर, ठीक है, और तू बॉडी बॉडी बना, फिर तू टैटू बना लिया, तो शेर कैसा दहाड़ रहा है, फिर तू ऐसा बॉडी तेरा ना ऐसे बूढ़ा हो गया तो फिर शेर मुरझा गया, तो सुन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तू जब बच्चा जब पैदा करेगा तो उसका भी है ना ऐसे बाजू में शेर बना हुआ रहेगा, ठीक है। और देख इधर ये भाई देखो बढ़िया है ना, ये बॉडी बॉडी बनाए थे जब हम, है ना। तो ये जो आपको बॉडी दिख रहा है, जो हमारा बॉडी आपको दिख रहा है, ये कौन सा ट्रेट है बताइए, ये जो है कौन सा ट्रेट है, क्या ये जो है अक्वायर्ड वाला ट्रेट है या फिर क्या ये इनहेरिटेड वाला ट्रेट है, बताइए। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा, कमेंट में नीचे आ जाना चाहिए जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, आ जाओ। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होता है, ठीक है, समझते हैं एकदम ध्यान से। पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो बात क्या है ना कि जब आप पुराने जमाने में आप देखते थे तो जो हीरो था हमारा, वो ऊपर ब्लैक नीचे ब्लैक, नीचे व्हाइट ऊपर व्हाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बढ़िया एकदम कुछ नहीं बोलते उसको। पहले के जमाने में उस तरह का कपड़ा पहना जाता था, और अब के जमाने में है ना कॉन्ट्रास्टिंग होता है, नीचे ब्लैक है तो ऊपर व्हाइट, ठीक है, नीचे डार्क पैंट है तो ऊपर लाइट शेड का, समझे बात को, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, मतलब थोड़ा अपोजिट काइंड ऑफ, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो वहीं से शब्द आया क्या, कॉन्ट्रास्टिंग। देखो जो मटर का जो पौधा है ना, वो मटर का पौधा में बहुत सारा इस तरह का ट्रेट्स है। हो सकता है कि सीड का शेप क्या है भाई, क्या वो सीड का शेप जो है वो ऐसा राउंड राउंड है क्या, या फिर वो रिंकल रिंकल है। सीड का जो कलर है वो ये येलो है या फिर वो ग्रीन है। एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है। यहाँ से एक एक चीज आपको समझाएंगे, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन अभी तुरंत देने वाले हैं आपको। ये मटर लेकर के आए भाई, है ना, अभी पहले इसको देख, ध्यान सुनना, ठीक है। आपको ये बात समझाए थे कि भाई 2 ठो प्लांट होगा, ठीक, और उसको जब आप क्रॉस करोगे तो नीचे वही वाला जनरेशन अपीयर होगा, नीचे वही वाला जनरेशन दिखाई देगा, एक्सप्रेस होगा, जो इनमें से डोमिनेंट होता होगा, और जो नीचे में दिखाई दिया वो डोमिनेंट था, और जो नहीं दिखाई दिया वो वाला रिसेसिव था। यहां तक आपको समझ में आया, हाँ आया।
तो ये देखो डोमिनेंट ट्रेट, मतलब यहाँ पर जो जो ट्रेट लिखा हुआ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो कौन सा है, डोमिनेंट वाला है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो क्या है, रिसेसिव वाला है। और ये सब क्या अलग अलग ट्रेट है कि भाई सीड का शेप कैसा होगा, सीड का कलर कैसा होगा, फ्लावर का कलर क्या होगा, फ्लावर का पोजीशन क्या होगा, प्लांट का हाइट कैसा हो सकता है, टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट को ही ड्वार्फ कहते हैं, पॉड क्या होता है ना, पॉड बताएंगे अभी, पॉड वो मटर का जो छिमड़ी होता है ना उसको पॉड कहते हैं, समझे बात को, पॉड का शेप क्या है, पॉड का कलर क्या है, ये सब चीज आपको अभी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने मटर के मतलब पी के आप लोगों ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को आप लोगों ने देखा अपने चार्ट में, ठीक है। लेकिन जब आप मटर छीलने के लिए बैठोगे ना तब आपको वो 7 ट्रेड्स आपको हो सकता है नहीं दिखाई दे, आपको तो एक भी दिखाई नहीं देगा। मैं जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको दिखाई दे सकता है, ठीक। आप जो मटर छीलने के लिए बैठोगे ना तो आपको हो सकता है 2 तरह का पॉड आपको दिखाई देगा। भाई पॉड क्या होता है, ये जो मटर का जो छिमड़ी है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉड बोलते हैं, ठीक। तो देख तेरे लिए कितना फ्रेश फ्रेश मटर लेकर के आए, ठीक है, बाउंड्री फांद करके ढाप के तोड़ के लाए, ठीक है ना, देख तू पढ़ ध्यान से। तो इसमें जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ मटर वैसा रहेगा जो कि इन्फ्लेटेड रहेगा, ठीक है, ये देखो इन्फ्लेटेड वाला, ठीक है, ये है इन्फ्लेटेड। अब इसी में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब इसको आप अगर छूओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इसे जकड़ के ऐसे पकड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये जो पॉड है वो 2 तरह का हो गया, एक हो गया क्या इन्फ्लेटेड और एक हो गया क्या कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये आपको ट्रेट मैंने आपको दिखाया। अब देखो, अब आप चार्ट में जब आप देख रहे थे तो वहां पे आपको दिखा था क्या, जो पॉड का जो कलर था वो पॉड का कलर या तो ग्रीन कलर का ये पॉड था और या तो फिर येलो कलर का था। आप देखो मेजरली जो यहाँ पर जो मटर आपको दिखाई दे रहा है ना वो ग्रीन कलर का पॉड वाला है और येलो कलर का जो पॉड वाला है वो बहुत कम है, 2-4 ही है। मतलब क्या, डोमिनेंट पॉड कलर था ग्रीन वाला और रिसेसिव पॉड कलर था येलो वाला। आपको चार्ट में भी दिख रहा था वहां पे और यहाँ पे भी आपको मैंने दिखाया अच्छे से, ठीक। अब देखो एक और बात ये है ना कि जब आप उस चार्ट में देखोगे सीड के कलर का तो डोमिनेंट वाला सीड कलर कौन सा है बताओ, डोमिनेंट मतलब जो सबसे ज्यादा देखा जाएगा, डोमिनेंट कलर कौन सा है, ग्रीन है कि येलो है। अब तो कंफ्यूज होगा, फिर तो सोचेगा कि डोमिनेंट का मतलब तो ये होता है जो सबसे ज्यादा देखा जाएगा। सर हम अगर 10 केजी मटर का छिलने के लिए बैठेंगे तो हमको सारा का सारा जो सीड है ना वो तो ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। तो इसका मतलब सीड का जो कलर है वो डोमिनेंट वाला कौन सा है, ग्रीन वाला है, और जो रिसेसिव है कौन सा, येलो वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या ना देख हम लोग क्या ना, हम लोग राक्षस आदमी हैं, वी आर राक्षस एंड वी कैन ईट एवरीथिंग, समझे बात को। तो ये जो मटर जो हम लोग जो खाते हैं ये मटर क्या है, ये कच्चा मटर है। और जब ये मटर जब पक जाएगा ना तो पकने के बाद ये जितना भी सीड रहेगा ना इसका मोस्टली वो सीड येलो कलर का हो जाएगा और येलो कलर का दिखाई देगा मोस्टली। इसी कारण से हमको ऐसा लगता है कि कच्चा मटर जो दिख रहा है ना वो सारा का सारा वो ग्रीन कलर का है, मोस्टली ग्रीन कलर का है, तो वो डोमिनेंट ग्रीन कलर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में पकने के बाद इसका इवैल्यूएशन होगा और तब हमको समझ में आएगा कि भाई जो डोमिनेंट कलर है वो तो येलो होगा और रिसेसिव कौन सा होगा, ग्रीन होगा। समझ में आया बात चलो अब देखो, जब आप मटर छीलने के लिए बैठोगे ना तो मटर छीलते छीलते आपको हो सकता है ऐसा दिखाई दे कि भाई कुछ जो मटर है ना वो राउंड वाले सीड का है, मतलब गोल गोल सीड का है, और कुछ मटर आपको ऐसा दिखाई देगा जो कि थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप का होगा। तो जो कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला था आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जो है ना अंडर डेवलप्ड होगा, वो मतलब कम डेवलप होगा, फिर वो ज़्यादा डेवलप हो गया होगा, थोड़ा सा वो मतलब कुपोषण वाला मटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेंडल का ट्रेट है कि जो है ना कुछ मटर कैसा है राउंड वाले शेप का है, कुछ मटर कैसा है रिंकल वाले शेप का है, ठीक। अब तो पूरा अगर छीलने बैठेगा ना तब हो सकता है तेरे को 2-4 तेरे को दिख जाए कि हाँ वो रिंकल वाला है। जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने आपको दिखाया। देखो जाते जाते एक लाइफ लेसन लेके जाओ, असल में ईमानदार व्यक्ति वही है, एकदम जेन्युइन एकदम ऑनेस्ट एकदम ईमानदार व्यक्ति वही है जो मटर छीलते वक्त एक भी मटर ना खाए। अब तो देख लिया होगा हम तो भाई उतना ईमानदार नहीं है ना चलो ठीक है भाई। तो जितना हो सकता था पॉसिबल मैंने आपको मेंडल के जो मटर के जो एक्सपेरिमेंट के जो ट्रेड्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस तरह के और भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग करते रहेंगे अपने वीडियोस में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे कि तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ कैरेक्टर्स जो हम आपको दिखा सकते थे वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। बाकी यहाँ पर सीड का जो शेप है वो हो सकता है कि कैसा हो, राउंड हो, या हो सकता है कि रिंकल हो, ठीक है। जब आप मटर छीलने के लिए बैठोगे तो हो सकता है आपको कुछ सिकुड़ा हुआ सीड आपको मिलेगा, वो उसका जो है ना आपको ऐसा लगेगा देखने में कि वो ग्रोथ नहीं हो पाया, मैच्योर नहीं हो पाया, या फिर वो ज़्यादा ग्रोथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा का सारा कैरेक्टर्स है इसका, ठीक है। सीड का जो कलर है वो येलो होता है डोमिनेंट वाला, रिसेसिव में होता है ग्रीन, आपको एक्सप्लेन किया अभी। फ्लावर का कलर देखो पर्पल है डोमिनेंट में और रिसेसिव में क्या है, वाइट है। फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक्सियल, अब ध्यान देना, ठीक है, एकदम ध्यान देना अच्छे से। ये मान लो कि प्लांट है, ठीक, ये नहीं है प्लांट भाई, ठीक, अब ध्यान दो। अब ये जो है ना ये होता है एक्सिस, ठीक है। यहां पर अगर फ्लावर है, अगर ये फ्लावर अगर है ना यहां पर अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे, मतलब ये कौन सा फ्लावर हो गया, एक्सियल हो गया। लेकिन टर्मिनल मतलब अगर यहाँ पे ये टर्मिनल है ना, अगर ऐसे टर्मिनल पे हो है ना, या फिर यहाँ से एक ऐसे ब्रांच निकल जाए, यहाँ पर ऐसे ब्रांच निकल गया और यहाँ पर हो अगर फ्लावर है ना, मतलब टर्मिनल का मतलब होता है एंड, टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। तो हो सकता है कि देखो यहाँ टर्मिनल लिखा हुआ है एंड, और यहाँ देखो ऐसे एक्सियल मतलब एक्सिस है, यहाँ पर है एक ठो यहाँ पर है,
ठीक, टॉल आपको पता ही है, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, इस तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन है ना। और ये ग्रीन, पॉड होता है ग्रीन हो या फिर येलो हो, ये सारा का सारा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू बेटा यहाँ सबसे बन सकता है, ठीक, कि डोमिनेंट वाला कौन सा है बताओ, ये सब ऑप्शन में या तो ये एक दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, दो तीन ये दिया हुआ रहेगा, पूछेगा रिसेसिव वाला बताओ तो ये वाला आपको टिक मारोगे, है ना। इस तरह का एमसीक्यू बन सकता है। अब देखो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक, अब ध्यान देना, मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब देखो, मोनो का मतलब क्या होगा, मोनो का मतलब होता है वन, और ये डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। मतलब अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं किसी किसी टॉल वाला प्लांट का क्रॉस कराए, किसके साथ कराए, मान लो डॉर्फ वाला प्लांट के साथ कराए, तो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो तो सिर्फ एक ही है ना, या तो टॉलनेस या तो डॉर्फनेस, और ये टॉलनेस और डॉर्फनेस ये दोनों कौन सा है, ये है भाई स्टेम के हाइट का है ना। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बोलें कि टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, इसको हम लोग अगर क्रॉस कराए हैं किसके साथ, डॉर्फ प्लांट विथ रिंकल सीड, तो आप देखो यहाँ पर जो ट्रेट्स है ना वो एक टॉल भी है और एक राउंड सीड भी है, यहाँ पर भी डॉर्फ भी है और एक रिंकल सीड भी है। मतलब ये दो ट्रेट को लेकर के बनाया गया। पहला ट्रेट कौन सा, स्टेम का जो हाइट है उसका, और किसका, जो सीड का जो शेप है ना उसका। मतलब यहाँ पर भी स्टेम हाइट कौन सा लिया गया, टॉल को लिया गया, सीड का शेप कौन सा लिया गया, राउंड को लिया गया, और यहाँ पर जो स्टेम हाइट है वो कौन सा लिया गया, डॉर्फ मतलब शॉर्ट वाला को लिया गया, और जो रिंकल है उसको लिया गया। मतलब अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं सिर्फ एक ही ट्रेट को लेकर के तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं दो ट्रेट को लेकर तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो इसका हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं भाई। पहला किसका, मोनो हाइब्रिड का, है ना। तो ये आपके सामने हो गया, क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट्स बाय कंसीडरिंग ओनली वन कैरेक्टर, जैसे कि टॉल विथ डॉर्फ, है ना। अब देखो, क्रॉस मेड बिटवीन द टू प्लांट बाय कंसीडरिंग टू कैरेक्टर, जैसे कि क्या हो सकता है, आपका टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, है ना। इसी को क्रॉस किया गया, इसका उल्टा कर देना, राउंड प्लांट विथ डॉर्फ प्लांट विथ रिंकल सीड, जो वहां पे जो करके दिखाया अभी। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये वाला हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरा बात को समझना अभी। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का सिंपल करके समझाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो जैसा कि आपको बताए थे, देख तू हैप्लॉइड डिप्लॉइड सुना, फटाक से तू बोलेगा कि सर सेल डिवीजन जो है जो कि दो तरह का होता है, एक सेल जो डिवाइड करेगा ना, सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, एक को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख भाई, मियोसिस। ठीक, जो माइटोसिस है उसमें अगर कोई सेल है उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो वो जब डिवाइड कर जाएगा ना तो उसमें भी 46 और 46 ही रह जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये माइटोसिस सेल डिवीजन है। और ये अगर डिप्लॉइड सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड ही रह गया, है ना। और अगर यहाँ पे अगर कोई सेल है 46 और ये अगर डिवाइड किया और अगर ये आधा अगर बना दिया, 23 अगर बना दिया, जो कि ये वाला तो डिप्लॉइड वाला सेल है लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड वाला सेल बन जाएगा। तो भाई तू फटाक से 46 23 ऐसा बोल तो देता है, लेकिन ये है क्या, ये क्रोमोसोम नंबर है। अब क्रोमोसोम क्या होता है तेरे को बेटर क्लियर हो चुका होगा कि भाई क्रोमोसोम का मतलब क्या, किसी भी एक सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो डीएनए हो सकता है क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में हो, वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम बना देगा। और वो क्रोमोसोम कैसा होता है, ये होता है क्रोमोसोम, है ना। या फिर ये दोनों बात सेम ही है, कैसे हायर क्लास में आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है या दोनों कैसे सेम है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो लिखा हुआ है कि 46 क्रोमोसोम या 23 क्रोमोसोम। ठीक, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझते हैं, ध्यान से सुनना। 46, ठीक है, ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। कोई सेल डिवीजन जिसका नाम है क्या, मियोसिस, ये मियोसिस अगर हुआ तो अगर ये कोई सेल है ये डिवाइड करके अगर दो डॉटर सेल अगर बनाया, इसमें अगर इसका अगर आधा हो गया इसमें, है ना, अगर इसका आधा हो गया इसमें 46 से आधा, मतलब ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। समझ में आया बात। देखो साइंटिस्ट जो है ना ऐसे बोलना चाहता था कि क्रोमोसोम जो है 46 से हाफ हो गया। क्या हो गया क्रोमोसोम,
हाफ हो गया, तो वो जो सेल जो बना, ये सेल का नाम हैप्लॉइड होगा। समझे बात को, ये हैप्लॉइड सेल है। लेकिन साइंटिस्ट बोला क्या, देखो सुनने में बढ़िया नहीं लग रहा है तो इसको हैप्लॉइड बोलो, ज्यादा सुंदर लगेगा। तो हैप्लॉइड नाउ टर्न्ड इनटू हैप्लॉइड। समझ आ रहा बात तेरे को? ठीक है, चलो देखो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट जो वो पूरा हो गया, ठीक ना। चलो ध्यान से समझते हैं हम लोग आगे। हालांकि ये जितना आपका बेसिक्स हम समझा सकते थे ना, थोड़ा कम, थोड़ा वो में थोड़ा लिमिट होकर के मैंने आपको समझाया। इसका जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन जब पढ़ाएंगे ना, वो जो क्रोमोसोम्स जब आएगा, तब वहां पे जाकर डिटेल में समझाएंगे ऑटोसोम्स क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, तब जाकर थोड़ा सा एक बार और वहां पर इसको रिपीट करेंगे, ठीक। चलो आओ, तो अब देखो भाई, आ गया अपना क्या, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो ये चैप्टर अब जो है शुरू हो रहा है आपका, मेंडल साहब है ना, बढ़िया, चल ध्यान दे अपना। तो अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है, जैसे कोई भी एक जनरेशन है, उस जनरेशन में जो भी कैरेक्टर है वो कैसे फ्लो हो रहा है उसके आगे आने वाले जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन में। समझे बात को, मतलब फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। समझे बात को, चलो लिखो, फ्लो या फिर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इंट्रो कराते हैं अपना मेंडल भाई साहब का। ठीक है, देख क्या हुआ ना, हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, कलीग टीचर हैं, वो ना किसी जगह पे थोड़ा इंटरव्यू देने के लिए गए थे, उनका इंटरव्यू हो रहा था, ठीक ठाक सा कोचिंग था वो। तो हुआ क्या ना कि वहाँ पे ऐसे बिठा जाता है उनको और बुलाता है, ऐसे वो ना ऐसे पेपर में लपेट के उसको भूंजा खा रहा था। ठीक है, फिर वो कहता है कि आप मंडल को जानते हैं। तो ये हमारे मित्र सहमगे भाई कि ऐसा, मतलब कोई घर के पीछे गली वली में कोई रहता होगा मंडल, बहुत कोई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वगैरह होगा जो तो फेमस होगा थोड़ा, है ना। मंडल, आपको सरनेम शायद पता हो, मंडल होता है ना? हमारे एक टीचर थे बीडी मंडल सर। ठीक है, तो ऐसे उनको लगा कि मंडल वो किसी टीचर के बारे में बात कर रहा है, तो बोले नहीं सर, मंडल जी के बारे में तो नहीं जानते हैं। तो अब वो जो सामने जो टीचर बैठे हुए थे वो कहते हैं क्या, सर वही मंडल जो कराए थे, वो एक्सपेरिमेंट किए थे मटर पे। बोला ओ सर मेंडल थे वो, मेंडल। तो बोला हाँ वही। तो ध्यान रखना, ये मेंडल है, ठीक है, आत्मा बेचारा घुस के तेरे को मारेगा भी, है ना। ये मेंडल है, मंडल नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो मेंडल जो है, इनका जो जन्म है ना वो 1822 में हुआ था। ठीक है, और इनका ये जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था, मतलब वो जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे मेंडल, और इनका जो इंटरेस्ट था वो बायोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा था। मतलब ये क्या करते थे कि आसपास जब ये देखे ना कि बहुत सारा ऐसा ट्रेट है, कैरेक्टर है, जैसे ब्लैक हेयर कलर, ब्लू हेयर, ब्लू नहीं छपरी हो जाएगा, मतलब ब्लू आई कलर, तो ये सब जो चीज़ है, जो ट्रेट है जो दिखाई दे रहा है, वो जनरेशन बाय जनरेशन कैसे फ्लो हो रहा है। तो वो सोचे चलो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो इंसान पे तो रिसर्च कर नहीं सकते थे, काहे नहीं कर सकते थे भाई। तो वो अपने जीवन काल में वो मान ले 100 साल जिंदा रह गए, तो वो कितने इंसान का जनरेशन पर वो स्टडी कर पाएंगे बताओ। जेनेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो कम से कम 15-20 जनरेशन तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, मतलब 15-20 जनरेशन पे स्टडी करेगा तब ना समझ में आएगा कंक्लूजन। तो जो मेंडल है, अच्छा, और इंसान पे एक्सपेरिमेंट करना इतना आसान तो था नहीं, आसान क्या मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो इसी कारण से मेंडल क्या किया ना, अपने आसपास में जो सबसे जो इजीली अवेलेबल था, जो प्लांट जिसमें बहुत सारा कैरेक्टर दिख सकता था, कौन सा प्लांट, पी प्लांट, जो मटर का प्लांट, उस पर वो क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। समझे बात को। तो ये जो है उनका एक्सपेरिमेंट वर्क का ईयर था, मतलब 1856 से लेकर के 1863, 1856 से लेकर के 63 तक वो एक्सपेरिमेंट करते हैं सिर्फ। और उनका जो वर्क है उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन, फेम ये सब नहीं मिल पाता है। ठीक है, और उनका वर्क जो है पब्लिश होता है 1865 में। ये सब आपको जानना चाहिए, इसलिए आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो मेंडल का इंट्रोडक्शन क्या था, ध्यान देना। मेंडल जो है एक, मतलब मैथमेटिक्स का वो बहुत नॉलेज रखते थे, बायोलॉजी उनको बहुत ज़्यादा आता था, और वो जो है ना, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कैसे कैरेक्टर कैसे फ्लो होता है जनरेशन बाय जनरेशन में, उसको रिसर्च करना चाहते थे। और वो रिसर्च करके और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक्सप्लेन किए, वो बताए, तो वो कुछ मैथमेटिकल लॉजिक लगा के बताने लगे। तो उनका जो है ना, बात को माना नहीं गया कि भाई ऐसे बोला, मतलब आप थोड़ा समझना ध्यान से। वो बोलता था कि ना, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो बोला कुछ तो है, मतलब बोला कुछ तो है। देख, इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जो कुछ तो है वो एक्चुअल में जीन था। अभी हम लोगों को, आपको पता है कि वो जीन था जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उस टाइम में नहीं पता था कि जीन है वो वर्ड, वो जीन शब्द को नहीं दे पाए, वो कहते हैं उसको यूनिट फैक्टर, है ना। मतलब कुछ तो ऐसा है, तो सोचना कैसा लगता होगा, हम बोलेंगे देखिए सर, कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स में, है ना, मतलब फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स के लिए जनरेशन बाय जनरेशन में। तो अगला जो साइंटिस्ट बैठा होगा वो क्या सोचेगा बताओ तो।
बोलेगा भागता है कि नहीं यहाँ से, तुमको समझ में आ रहा तो क्या बोल रहा है सर, कुछ तो है, क्या है वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। उसी चीज को हम लोग बाद में जब 1900 में, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ गया, बहुत ज्यादा हम लोग समझने लग गए स्ट्रक्चर्स को, क्रोमोसोम के बिहेवियर को, सेल डिवीजन को, डिटेल ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन जब आ गया, तब जाकर के इनका फिर से रिडिस्कवरी हुआ इनका वर्क का, और हम लोग समझ पाए और जान पाए कि जीन होता है वो यूनिट फैक्टर, वो जो कुछ तो है जो रिस्पॉन्सिबल, उसको हम लोग जीन कहते हैं। ये सब बात की बात है। तो भाई मेंडल के बारे में बस आप इतना समझो, इतना याद रखो कि मेंडल जो है ना, वो मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते थे, बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्ट था उनको, और वो इस बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल टर्म्स को, मतलब बायोलॉजिकल वो कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होता है उसको वो एक्सप्लेन करने लगते हैं। कौन से? मैथमेटिकल नॉलेज से। तो साइंटिस्ट लोग, आदमी लोग भड़क जाता है, उनका बात को नहीं मानता है, फिर ये वापस आ जाते हैं कहाँ? अपने चर्च में आ जाते हैं, चर्च में, मोनेस्ट्री में आ जाते हैं, ये चर्च के पादरी बन जाते हैं, और फिर यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक यहाँ पर ये मस्त ढाबा खोलते हैं मटर का, ये मटर पनीर, ये मटर पराठा, ये मटर सब्जी, ये आलू मटर, ये गोभी मटर, और मस्त वो ढाबा चलाते हैं, और यहाँ पे गार्डन में मटर। अच्छा ये वाला नहीं बोलना था क्या? हाँ ये नहीं नहीं गाइज नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो मेंडल जब ऐसे, जब वो चर्च में आ जाते हैं, जब वो ऐसा, वो जब चर्च में जब फादर बन जाते हैं ना, तो फिर चर्च में आकर के और वो बढ़िया वो मटर उगाते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं गाइज, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो मटर को उगाते रहते हैं वो बार बार, ठीक है, और वो स्टडी करते रह जाते हैं कि जो है मटर में क्या क्या हुआ। समझे बात को? तो ये था मेंडल का पूरा कहानी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा। जितना हो सके आपके सिलेबस में रहते हुए थोड़ा कम मतलब नॉलेज मैंने आपको आपके बुक के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको दिया, ठीक। चलिए आइए। अच्छा आपको पता है एक बात, ध्यान से सुनना, कुछ बात जान लो, समझ लो, ठीक है। हम लोग ना अभी पढ़ेंगे मेंडेलियन लॉ। बेचारे मेंडल जो है ना, कभी भी कोई लॉ दे ही नहीं पाए। हाँ, मेंडल कोई भी लॉ दे ही नहीं पाए कभी। देखो ऐसा है ना, जो भी है ना, जो इंसान नज़दीक रहता है ना जब, तो उसका कद्र हम लोग नहीं करते। इंसान का जो कद्र है वो उसके दूर जाने के बाद ही होता है। समझे बात को? तो भाई ये जो मेंडल थे, है ना, उनके जिंदा रहते हुए या फिर वो जब वर्क कर रहे थे उस टाइम में, उनको उस तरह का फादर ऑफ जेनेटिक्स वो सब नहीं बोला गया। समझे बात को? काफ़ी सालों के बाद काफ़ी सालों के बाद उनका रीडिस्कवरी हुआ, उनका काम का सब कुछ को प्रूव किया गया, है ना, तब जाकर के उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनके होते हुए कुछ नहीं, बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो समझ रहे बात को क्या कह रहे हैं? तो देख, विच प्लांट इज सेलेक्टेड बाय मेंडल एंड वाई, ठीक। तो भाई मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था? तो मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट। समझे बात को? पी प्लांट। ऑल्सो राइट द साइंटिफिक नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? पाइसम सैटिवम, है ना। ध्यान रखना एक बात, ये वाला एस जो है ना स्मॉल लेटर से होगा, और इसको अंडरलाइन आप करोगे, पाइसम सैटिवम है, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, वाई? तो ये बहुत सारा इसका रीजन है। पहला रीजन, इजीली अवेलेबल था ये, ठीक। और क्या रीजन है? बाइसेक्सुअल था इसमें फ्लावर, तो कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो इसको हम लोग इजीली सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है इसी का फ्लावर, इसी का अपना वाला इसी के ऊपर चला, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है ये वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर, ये अपना वाला पॉलिन इसके ऊपर डालेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और क्या था भाई, ये इजीली ग्रो हो जाता था किसमें? ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशन में, है ना। तो ये इजीली अवेलेबल था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, और ये सेल्फ पॉलिनेट हो सकता था, इजीली ग्रो हो सकता था ऑल द क्लाइमेट्स में। और क्या था? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था इसमें, ठीक है। वो जो कैरेक्टर्स था ना वो लगभग 7 था, 7, ठीक। अब देखो ये है ना मटर का पौधा। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, आपको दिख रहा है कितना है? 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आपको ध्यान रखना है कि डोमिनेंट वाला कौन कौन सा, ये है पूरा डोमिनेंट वाला, और ये है रिसेसिव वाला, ठीक है। चलिए आइए, अगला है मेंडल्स लॉ, ठीक। एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे मेंडल्स लॉ कौन कौन सा था, है ना। तो पहला वाला था जिसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिर्फ ये मतलब है कि भाई 2 प्लांट था, है ना। एक प्लांट था जो कि प्योर टॉल था, और दूसरा वाला क्या था? ड्वार्फ था। इन दोनों को जब आप क्रॉस कराते हो तो यहाँ पर जो भी प्लांट आता है वो टॉल वाला होता है। मतलब इसमें और इसमें से कोई एक ही प्लांट नीचे एक्सप्रेस होगा, और जो भी एक्सप्रेस होगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा उसको बोल देंगे रेसेसिव। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में, इफ टू प्लांट्स आर क्रॉस्ड देन only one of them will be expressed in F1 generation, that is called as dominant, and the another that is not expressed or suppressed is called as. तो भाई ये पूरा डेफिनेशन हो गया कि अगर दो प्लांट अगर क्रॉस किया जाता है तो सिर्फ एक ही प्लांट क्या होगा, एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, जिसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, और जो भी प्लांट एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेसेसिव। ठीक है, चलिए आइए आगे है क्या, अगला एक और लिखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं दूसरा वाला। ठीक है, चलो देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, चलिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं भाई, इसमें कहता है इफ टू एलील्स या फिर जीन्स आर प्रेजेंट इन हाइब्रिड फॉर्म, इट कैन बी सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इसको थोड़ा समझाते हैं अब। इसमें कहता है कि अगर दो अलग अलग तरह का जीन अगर मौजूद है हाइब्रिड फॉर्म में, मतलब अगर ये, ध्यान देना ठीक है, अगर ये इस तरह से अगर मौजूद है हाइब्रिड फॉर्म में, ठीक है, तो जब गैमेट बनेगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा, ये आधा यहाँ आ जाएगा और ये आधा यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या हुआ ना, थोड़ा तो सुन अच्छे से, ठीक है, एकदम ध्यान दे। अगर यहाँ पर कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई प्लांट है, अब ये जो प्लांट है अगर ये प्लांट टॉल वाला है तो इसका दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक ये पॉसिबिलिटी है और या तो एक ये पॉसिबिलिटी है ना। अब मान लो कि ये वाला प्लांट ऐसा नेचर का है, ठीक, ये वाला पॉसिबिलिटी का नेचर का है, ठीक ठीक, ये इस वाले नेचर का, और ये डॉर्फ है, ये तो इस वाले नेचर का होगा ही। अब इन दोनों का हम लोग क्रॉस कराने वाले हैं, ठीक। तो जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इसका तो एक ही तरह का गैमेट निकलेगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ऐसा ही निकलेगा, है ना, स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन इसका जो गैमेट निकलेगा वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि भाई ये जो है हाइब्रिड फॉर्म में है, ये हाइब्रिड फॉर्म में है, ठीक। दो अलग अलग, ये टॉलनेस वाला जीन है, स्ट्रांग वाला जीन है, ये डॉफनेस वाला जीन है, शॉर्ट वाला जीन है, ये दोनों एक साथ मौजूद है, हाइब्रिड फॉर्म में है। लेकिन स्टिल अगर इसको मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में मिलेगा। गैमेट मतलब क्या, जैसे मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में एग होता है, वैसे यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा, मेल गैमेट बनाएगा, फिर वो आगे जाकर के। तो अगर ये हाइब्रिड फॉर्म में है तो स्टिल उसके बावजूद अगर इसको मौका मिला तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। सेपरेट होने को हम लोग बोलते हैं क्या, सेग्रीगेट होना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो ये अलग अलग होकर के सेग्रीगेट हो जाएगा। फिर ये वाला हो सकता है इसके साथ चला जाए, फिर ये वाला हो सकता है इसका चला जाए, कौन वाला किसके साथ कैसे जाएगा ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। तो ठंड रखो। तो अगर दो एलील या जीन अगर प्रेजेंट है हाइब्रिड फॉर्म में तो, है ना, इट कैन बी सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो आप एग्जाम्पल ऐसे कर दो और ऐसे कर देना, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग देखते हैं कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या, मोनो हाइब्रिड का मतलब एक ही कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर मतलब क्या, देखो ध्यान देना। अगर कोई प्लांट को आप क्या किए, जैसे मान लो ये प्योर टॉल प्लांट है, ठीक, और यहाँ पर कैसा है, प्योर डॉर्फ प्लांट, है ना। भाई प्योर टॉल क्या होता है सर, सुन ध्यान से सुन। प्योर टॉल का मतलब क्या, कोई एक प्लांट है, उसको कंटिन्यूअस अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप कराओगे ना, सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो, है ना, लगभग 5-6 जनरेशन के बाद, मतलब 3-4 जनरेशन के बाद क्या होगा, प्योर टॉल बन जाएगा। समझे बात को। उसमें और भी जितना अनवांटेड जीन, अनवांटेड हार्मफुल वाला होगा ना, वो सब निकल जाएगा, वो होमोजाइगस हो जाएगा, वो टॉल हो जाएगा, प्योर टॉल हो जाएगा। तो मेंडल को जब अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब दो अलग अलग प्लांट को मिलाया तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस प्लांट के लिए उसको क्या करना पड़ता था, वो पहले प्योर टॉल को क्रिएट करना पड़ता। प्योर टॉल मतलब क्या, वो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करा के वो प्योर टॉल बनाता था, ठीक। चलो, तो ये जो प्योर टॉल है और ये प्योर डॉर्फ, तो प्योर टॉल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये है ना प्योर टॉल, और ये प्योर डॉर्फ कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इनका जब गैमेट बनेगा ना, ये तो डिप्लॉयड कंडीशन है, इनका गैमेट ऐसा हो जाएगा और इसका जो गैमेट हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है।
तो समझ रहा ना बात वो वाला कि भाई जो मेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होगा, है ना, और जब उसका जो गैमेट बनेगा तो हैप्लॉइड हो जाएगा, उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। वैसे यहाँ पर ये आधा आधा हो जाएगा, और इन दोनों का जब बनेगा ना तो ये ऐसा बनेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F1 हाइब्रिड। समझे बात को, F1 हाइब्रिड टॉल कह सकते हो आप, समझे बात को, या फिर आप इसको कह सकते हो हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक। अब ये जो प्लांट है इसको अगर आप करा देते हो सेल्फिंग, ठीक। सर सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फिंग का मतलब इसी का क्रॉस इसी के साथ, तो इसी का क्रॉस आप अगर करा दोगे ना इसके साथ तो क्या होगा? सर इस प्लांट का क्रॉस इसके साथ कैसे कराएंगे? तो देख ध्यान से सुन, ये अलग प्लांट, ये वाला अलग प्लांट, ठीक है। हम लोग इसमें क्या किए, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था उसका मेल वाला पार्ट को काट दिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या किए, मेल वाला पार्ट को रहने दिए, तो इसका वाला मेल वाला जो पॉलन था वो चला गया इसमें, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो इन दोनों का क्रॉस कराया तो जो सीड निकला उसको जब हम लोग बोए जमीन में तो ये ऐसा वाला निकला, समझे बात को। अब ये क्योंकि बाइसेक्सुअल फिर इसमें फ्लावर निकलेगा तो इसी फ्लावर का इसी के साथ अगर करा देंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे सेल्फिंग। बुझाया कि नहीं बुझाया? चलो यहाँ तक इसको छाप लो आप अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखो, अब आगे बनाते हैं, एकदम ध्यान देना, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसका जब आप गैमेट बनाओगे ना तो कैसा बनेगा, ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, और ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। इसमें जब आप क्रॉस करोगे ना, एकदम ध्यान देना, एक को पकड़ोगे, ठीक है, और पहला वाला के साथ कराओगे इसके साथ तो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। फिर इसी को पकड़े हो और दूसरा वाला के साथ करा दिए तो कैसा आ गया, ऐसा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब आप क्या करो, इसको पकड़ो, ठीक है, और पहला वाला के साथ करा दो तो कैसा हो जाएगा, बनेगा तो ऐसा, है ना। चाहो तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। चलो अब इसी को पकड़े हुए हैं और अब इसके साथ क्रॉस करा देंगे तो ये अब कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बताओ क्लियर हुआ पूरा, है ना। मतलब इसमें से देखो, ये एक अलग पार्ट है, ये वाला एक अलग पार्ट है, इसका पहला वाला को पकड़ेंगे और इसके साथ कराएंगे, फिर इसी को पकड़े हुए इसके साथ करा दिए, फिर अब इसको पकड़े और इसका पहला वाला के साथ कराए, फिर इसी को पकड़े हुए इसके वाले के साथ कराए और लिख दिए पूरा। बुझाया? ठीक। अब देखो, अब आप एकदम शांति से अच्छे से बताओ। अच्छा, जो कि ये वाला F1 जनरेशन था इसके पहले वाला, तो अब ये जो आ गया ये कौन सा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा F2 जनरेशन, है ना, ये F2 जनरेशन हो गया। अब इसमें से बताओ आपकी फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या, फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से दिखाई दे, है ना। तो आप बताओ ये वाला भी तो टॉल ही है ना। देख ध्यान दे, एकदम ध्यान से सुनना, टॉल वाला या तो ये भी हो सकता है और या तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो ड्वार्फ है वो सिर्फ और सिर्फ ये ही होता है। तो आप जब देखोगे ना एकदम ध्यान से, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही टॉल है ना। तो ये तीनों टॉल, और ये वाला एक तो ये कौन सा है, ये वाला ड्वार्फ है। तो टोटल जो कि टॉल है वो कितना है, 3 है, और ये जो डॉर्फ है वो कितना है, 1 है। इसीलिए रेशियो रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है। तो फिनोटाइप जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:1। इसको और इलाबोरेट करना चाहते हो आप तो इसको लिख दो कि भैया जो 3 वाला है ना वो टॉल है और जो 1 वाला है ना वो डॉर्फ है। मास्टर और ज़्यादा खुश हो जाएगा, है ना। हो सकता है 5 बच्चे को 15 नंबर दे दे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो जीनोटाइप क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं जीनोटाइप, ध्यान देना, ठीक है। एकदम सुंदर से अच्छे से हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखो जीनोटाइप, जीनोटाइपिक रेशियो बेसिकली देखना। तो भाई जीनोटाइप मतलब क्या, सर फिनोटाइप का मतलब ना जो बाहर से दिखाई दे। बाहर से एक प्लांट को जब हम देखेंगे तो या तो टॉल दिखाई देगा तो डॉफ दिखाई देगा, लेकिन जीनोटाइप मतलब अंदर जब हम लोग झांक के माइक्रोस्कोप से किसी तरह से हम लोग उसको रिसर्च करके देखेंगे, हो सकता है उसमें कुछ ट्रेड दिखाई, मतलब होता है उसमें जीन दिखाई दे, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा कुछ हमको दिखाई दे। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो बताओ, ये वाला कैपिटल टी बताओ कितना जगह पर और है, सॉरी तो कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक ही तो कैपिटल टी है। ओके बउआ ठीक है। अभी दूसरा जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये वाला कहाँ कहाँ पर है, सर ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, सर क्या खोजते हैं, सर एक तो यहाँ पर तो है जो आप बताए, सर दूसरा देखिए ना सर यहाँ पर भी है कैपिटल स्मॉल टी, मतलब सर ये 2 ही जगह पर है। कितना जगह पे बुआ, ये 2 ही जगह पे है, वेरी गुड। अब इसका काम फिनिश, इसका काम फिनिश, इसका काम फिनिश, सिर्फ बच गया ये। तो अब देखो बुआ ये जो स्मॉल टी वो कहाँ कहाँ पर है, सर ये तो एक ही जगह पर है, सिर्फ यहीं पर जो बच गया, तो ये सिर्फ एक ही जगह पर है ना। तो बताओ 1:2:1। अब और ज़्यादा खुश करना अगर मास्टर को तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के बारे में लिख देंगे कि 1 ये वाला था, और ये जो 2 था ये है ना, एक ठो ये वाला है ना, यही 2 ठो था, समझे बात को, ये 2 गो था, और ये वाला सिर्फ 1 ठो था। मास्टर और ज़्यादा खुश हो जाएगा, समझे बात को। देखो गिन लो,
टोटल कितना है, 1 2 3 4, टोटल कितना 2 3 और ये 4। समझ में आया फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे लिखाएगा? ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब आपके सामने है डाई हाइब्रिड क्रॉस और ये पुनीत सुपर स्क्वायर। ठीक है शायद आपको कुछ याद आ जाए इससे। चल ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक, इसको बहुत ही सिंपल करके एकदम आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे अभी। देखो ध्यान देना, ठीक है। तो भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब हो गया 2। चलो बनाते हैं। तो हो सकता है कि जो क्रॉस होगा वो 2 कैरेक्टर को लेकर के हो, 2 कैरेक्टर, जैसे कि हो सकता है टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। ठीक है, इसको हम लोग हो सकता है क्रॉस करें किसके साथ, डॉर्फ, ये डी लिखा है भाई, है ना, डॉर्फ प्लांट, ठीक है, विथ रिंकल रिंकल सीड। अब ध्यान देना एकदम ध्यान से, ठीक है। डाई हाइब्रिड, देखो यहाँ पर टॉल वाला कैरेक्टर भी लिए और राउंड वाला भी लिए, ठीक, और यहाँ पर डॉर्फ वाला भी लिए और ये रिंकल वाला भी लिए। अब आप ध्यान दो एकदम ध्यान से, आपको अगर वो चार्ट अगर याद हो तो ये जो टॉल था वो क्या है, वो डोमिनेंट, और ये डॉर्फ क्या है, रिसेसिव, और यहाँ पर क्या है, सीड का शेप, राउंड वाला जो सीड है ना वो डोमिनेंट होता था और ये रिंकल वाला सीड क्या होता था, रिसेसिव होता था। ठीक, चलो आगे देखो। तो इसका जो हम लोग लिखेंगे जीनोटाइप तो क्या लिखाएगा, टॉल का ऐसे लिखेंगे और ये राउंड का ऐसे लिखेंगे, और इसका ये डॉर्फ का ऐसे लिखेंगे और ये रिंकल का ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखो ये जो आया और ये जो है जीनोटाइप, इसका जब हम लोग लिखेंगे ना वो हेप्लॉइड, तो क्या आएगा हेप्लॉइड में, आधा आ जाएगा यहाँ से और ये वाला आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा यहाँ से और ये वाला आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो अब ये आ गया हमारे पास, ये जो गैमेट है दोनों, ये दोनों गैमेट क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एकदम ध्यान देना, अब यहाँ पर अगर आप वो किए ना कि भाई इसको पकड़ लिए और इसको क्रॉस करा दिए, इसके साथ यहाँ लिख दिए, फिर इसको ही को क्रॉस कराए उसके साथ, है ना, और यहाँ लिख दिए, फिर इसको क्रॉस, तो 4 इंडिविजुअल आ जाएगा, वैसा मत करने लगना। ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जब डाई हाइब्रिड का जब आप क्रॉस कराओगे और यहाँ पर जब आप ये बनाओगे ना ये F1 जनरेशन, तो इसमें आपको क्या करना है, लाइक लाइक मॉलिक्यूल को एक जगह पे रख देना। लाइक लाइक मतलब क्या, जैसे टोकरी है और यहाँ पर केला और वो सब मिक्स है, केला है मिक्स, बनाना है मतलब एप्पल है मिक्स, अलग अलग मिक्स है, तो इन सबको अलग अलग रखना है। मतलब कि जो लाइक लाइक है ना, सारा केला को एक जगह पर रख दो, बनाना को मतलब एप्पल को एक जगह पर रख दो, ऐसे करना है आपको। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखना भाई, ये वाला टी को और ये वाला टी को एक जगह पे लिख दो ऐसे, और ये वाला आर को, ये वाला आर को एक जगह पे लिख दो ऐसे, मतलब एक साथ लिख दो, समझे बात को। ये जो मिक्स था ना, ये दोनों मिक्स है, तो ये वाला और ये वाला सेम सेम वाला को यहाँ पर लिख दिए टी टी, चाहे वो जो भी स्मॉल कैपिटल है, फिर ये वाला और ये वाला को यहाँ पर लिख दिया। समझ में आया बात? तो ये बन गया आपका क्या, F1 जनरेशन। ठीक है, अब ध्यान दो और थोड़ा सी बात को प्रूव करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर सच है, मेंडल का कहा हुआ बात अगर सच है, तो ये एक प्लांट और ये एक प्लांट दोनों को क्रॉस कराए तो दोनों में से सिर्फ कोई एक ही जनरेशन नीचे में एक्सप्रेस होगा। दैट्स इट, करेक्ट, हाँ सही बात है भाई। तो आप देखो कि ये दोनों में से डोमिनेंट नेचर का कौन सा है, वो चार्ट को आप देख करके आओ, ये वाला डोमिनेंट नेचर का, क्योंकि यहाँ पर टॉल भी लिखा हुआ है और यहाँ पर राउंड भी लिखा हुआ है। अब देख तू ध्यान देना, राउंड राउंड अगर डोमिनेंट नेचर का है, राउंड अगर डोमिनेंट नेचर का है, तो ये या तो ऐसा हो सकता है और या तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि नहीं। और टॉल का तो आपको पता ही है, टॉल में या तो ये ऐसा हो सकता है और या तो ये ऐसा हो सकता है। अब देखो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये टॉल है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये राउंड है। मतलब इन दोनों का जो क्रॉस कराए तो दोनों में से कोई एक ही नीचे एक्सप्रेस होगा, और जो एक्सप्रेस होगा उसको हम लोग डोमिनेंट नेचर का बोलेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको रिसेसिव नेचर का बोलेंगे। और ये डोमिनेंट है, देखो यही वाला एक्सप्रेस हुआ है नीचे, जाओ चेक करो, ये देखो टॉल है, ये देखो ये टॉल है, देखो राउंड है, देखो ये राउंड है, हेंस प्रूफ्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, चलो खैर हम लोग ये तो डायरेक्ट क्रॉस पढ़ रहे हैं, आते हैं हम लोग टॉपिक पे, बैक टू टॉपिक। इसको भाई मिटा दिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लेना, अभी सिर्फ इसको मिटा यहाँ पर। आओ देखो, अब ये जो F1 जनरेशन आया ना आपका, अब इस F1 जनरेशन को अगर मान लो बोल दिया कि भाई चलो इसका सेल्फिंग करके दिखाओ, तो हम लोग अब सेल्फिंग कैसे करेंगे। तो सेल्फिंग में क्या होता है भाई, सेल्फिंग में जो है इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, और इसी का क्रॉस हम लोग कराएंगे इसी के साथ, है ना, ऐसे हम लोग क्रॉस करा देंगे। तो अब इसका जब हम लोग क्रॉस कराएंगे ना, तो आप फिर क्या करोगे, चलो इसको ऊपर कर दिया ऐसे, ठीक है, फिर इसका जो क्रॉस आएगा इसके लिए आप इसको पकड़ लोगे और इसके साथ करा दोगे, फिर इसी को पकड़े इसके साथ करा दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये घुसा देंगे ना भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, गलत हो जाएगा, पूरा पूरा गलत हो जाएगा। इसका पहले गैमेट बनाना होगा, समझे बात को। चल ध्यान दे, इसको ऐसे मिटाओ। अब देखो इसका यहाँ पे जो है ना गैमेट बनेगा,
ठीक है, गैमेट यहाँ पर ढेर सारा बनेगा, फिर इसका भी यहाँ पर गैमेट बनेगा ढेर सारा, ठीक, फिर इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, इसका इस तरह का चीज़ बनेगा। तो ये कैसे होगा, ध्यान दो। देखो ऐसा स्कूल्स में मैंने देखा है और भी बहुत जगह पे मैंने देखा पढ़ाते हुए, गलत नहीं है वो तरीका, ठीक है, बट वो थोड़ा तरीका पुराना हो गया। वो लोग कैसे पढ़ाते हैं ना कि जब गैमेट बनेगा तो ना ऐसे क्रॉस करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको लेंगे और इसके साथ क्रॉस करा देंगे तो ये आ गया ऐसा, फिर इसी को लिए हैं और इसके साथ क्रॉस करा दे तो ये आ गया ऐसा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको ले लेंगे, ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, इसको ले लेंगे और इसके साथ करा देंगे ऐसा, फिर इसी को लिए इसके साथ करा दिया ऐसा, तो ये गैमेट आ गया। फिर सेम तरीके से, क्योंकि सेम है ये भी, सेम है ये भी, तो सेम यहाँ पर निकल जाएगा, है ना, ये इस तरह का चारों निकल जाएगा यहाँ पर, फिर इसका क्रॉस कराएंगे ऐसे। तो ना आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, आप जो है ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर हमको लाइक लाइक मॉलिक्यूल को लिख देना है और कहाँ पर हमको ऐसे ऐसे क्रॉसिंग करा के हम लोग को गैमेट निकालना है, सब कंफ्यूज कर जाओगे। तो सिंपली आपको क्या याद रखना, ध्यान देना, ठीक। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग जो कैरेक्टर लिखेंगे उसका पहले आप जीनोटाइप लिख लोगे इस तरह से, फिर इसको आप आधा कर लोगे तो हैप्लॉइड आ जाएगा, फिर उसको आप मिक्स कर दोगे लाइक लाइक मॉलिक्यूल एक जगह पर रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, F1 जनरेशन आ जाएगा। फिर इसको आप सेल्फिंग कराओगे तो पहले आप तो सेल्फिंग में ऐसे लिखोगे कि हाँ भाई इसी का क्रॉस इसी के साथ हम करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से गैमेट निकालने का जो ये वाला जो तरीका था, कन्वेंशनल तरीका था, इसको हटाएंगे, कुछ नया मेरा वाला ट्रिक कुछ अपनाएंगे और वहां से चीजें एकदम सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। चलो दिखाते हैं भाई क्या ट्रिक है, और आपको ये प्रूव भी कराएंगे, है ना, कि ये जो कन्वेंशनल तरीका था आपका मास्टर वाला तरीका है ना स्कूल वाले, वो से पूरा वो मैच करेगा, ठीक। आओ देखो ट्रिक फॉर गैमेट, ठीक। देखो पॉइंट नंबर 1, इफ देयर इज होमोजाइगस, अगर होमोजाइगस है तो हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक। दूसरा, इफ देयर इज हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको एग्जांपल थ्रू कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ध्यान दो, अगर होमोजाइगस अगर रहा, ठीक है, अगर रहा होमोजाइगस तो हम लोग ऐसा एक एरो डाल के यहाँ गैप दे देंगे, अगर हेट्रोजाइगस रहा तो 2 एरो ऐसे देंगे और यहाँ पर गैप देंगे। अब देखो कैसे, ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। कौन सा था, ये वाला है ना, अब देखो ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पहले, देखो लिख दिए, वो वाला मीम देखे हो भाई, वो है ना, नॉर्मल पीपल विल सी दिस इमेज लाइक दिस, अल्ट्रा प्रो मैक्स पीपल विल सी दिस इमेज लाइक दिस, देखो तो वैसे ही नॉर्मल पीपल विल सी दिस इमेज लाइक दिस, बायोलॉजिस्ट विल सी दिस इमेज लाइक दिस, है ना, मतलब पेयर में आपको पढ़ना है। तो ये वाला कौन सा पेयर है बताओ, ये हेट्रोजाइगस है ना, हाँ भाई है, ये भी हेट्रोजाइगस है ना, हाँ भाई है, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो हेट्रो के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना, यहाँ पर डब्बा और यहाँ पर डब्बा, डब्बे में क्या लिख देंगे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, समझे बात को। फिर अब देखो इसके आगे ये इसका काम खत्म हो गया, अब ये वाला क्या, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पर फिर से एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, और यहाँ पर भी सेम वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक डब्बा, यहाँ पर भी एक डब्बा, यहाँ पर भी एक डब्बा और यहाँ पर भी एक डब्बा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या था, हेट्रोजाइगस था, तो यहाँ स्प्लिट करके यहाँ 2 लिख दिए, फिर इसको आगे बढ़ाए ब्रांच, और यहाँ पर भी स्प्लिट करके हम लोग यहाँ पर आर और यहाँ पर आर, सेम रिपीट कर देंगे हम लोग, क्योंकि सेम ब्रांच है यहाँ पर तो रिपीट कर देंगे। अब जब गैमेट आप जब निकालोगे तो गैमेट आपका ऐसे आएगा, देखो क्या है यहाँ पर, ये आया, फिर ये वाला, तो ये आया, फिर ये वाला, तो ये आया, फिर ये वाला स्मॉल टी और ये स्मॉल आर। अब देखो, अब मैच करो, देखो सेम है, देखो भाई कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल आर है वहाँ पर भी है, कैपिटल टी स्मॉल आर है देखो वहाँ पर भी है, स्मॉल टी कैपिटल आर है देखो वहाँ पर भी, स्मॉल टी स्मॉल आर वहाँ पर भी है। तो इस तरीका से अगर आप गैमेट अगर निकालोगे ना तो किसी भी तरह का कितना भी बड़ा जीनोटाइप दे देना, यहाँ इतना बड़ा है, कितना भी बड़ा जीनोटाइप दे दे आप निकाल लोगे। यहाँ से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन अगर आए ना, शायद जो लोग ओलंपियाड और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, कुछ स्कूल लेवल पे भी होता है, कुछ छोटा मोटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ओलंपियाड हो गया, कुछ क्विज कंपटीशन हो गया, कुछ और भी स्टैंडर्ड साइंस कांग्रेस ये सब होता है, तो आप वहाँ पे देखोगे ना कि इस तरह का हाई लेवल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितना भी बड़ा आपको दे दें हम जीनोटाइप, उतना बड़ा का आप गैमेट निकाल सकते हो, गैमेट का टाइप निकाल सकते हो। फिर आपको कोई भी फॉर्मूला 2n² ऐसा कुछ कहीं कुछ पढ़ाते हैं, वैसा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा याद रखने का। चलो कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। देखो अगर आप ऐसा अगर आपको पूछ लें तो देखो ये वाला क्या है, होमोजाइगस, तो ऐसा हो जाएगा, सिर्फ ये वाला डब्बा में ये रहेगा। अब यहाँ से क्या हेट्रोजाइगस, तो यहाँ एक डब्बा और यहाँ एक डब्बा, इसमें क्या लिखा जाएगा, ये आर और ये वाला आर, तो गैमेट जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा।
और ये वाला कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे भी समझना, ये वाला तो होमोजाइगस है तो सिर्फ एक ठो टी आएगा, और ये वाला दो ठो है तो इसका कॉम्बिनेशन एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ, तो देखो हुआ यहाँ पर दोनों सेम है, और एक बार इसके साथ एक बार कॉम्बिनेशन हुआ। जब आप इस तरह का 15 20 25 सवाल, सॉरी कहाँ गया, जब इस तरह का 15 20 25 सवाल आप जब बना लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, एकदम आंख से देख के अगर आप बना दोगे फिर समझ आ रहा है बात। फिलहाल आप इसी टेक्निक से आप निकालोगे, ठीक। तो हम लोग का गैमेट जो है वो ये वाला आ चुका है ना, आओ देखो ये वाला गैमेट आ चुका है। एक बार और हम लोग सेल्फिंग करते हैं, ठीक। सेल्फिंग इसको लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, आओ देखो। ये वाला था और इसमें ये वाला था, ठीक है। इसका जो गैमेट आया था वो क्या था, गैमेट बताओ। गैमेट था सबसे पहले, अब मैं भी भूल गया भाई, हमको भी अब बना के देखना पड़ेगा क्या था गैमेट, ऐसा रट करके थोड़ी आया भाई सब कुछ। तो ये ऐसा है ना, कैपिटल टी, और ये फिर ये ऐसा, ठीक है। तो एक गैमेट बन गया ये, फिर दूसरा बन गया ये, फिर बन गया स्मॉल टी कैपिटल और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये बन गया, ठीक। चलो अब, तो अब यहाँ पर जो गैमेट आएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम जो गैमेट है वो आ जाएगा यहाँ पे भी, है ना, देखो आ गया। अब कैसे बनेगा क्रॉस, एकदम अच्छे से समझना है अपन को, ठीक। एक को पकड़ेंगे और इसके साथ क्रॉस करा देंगे, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे हम लोग ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा को पकड़ेंगे और इसके साथ लिख देंगे, फिर तीसरा को, फिर इसके साथ, फिर चौथा को, फिर इसके साथ, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसके साथ, ऐसे ऐसे करके पागल हो जाएंगे लिखते लिखते, समझा बात को। तो क्योंकि ये वाला जो क्रॉस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, है ना, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं यहाँ पर। जब कोई क्रॉस बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, है ना, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कुछ बहुत ज़्यादा टफ काम आ जाएगा, तब एंट्री होता है हमारा पुनीत सुपरस्टार, सॉरी मतलब पनेट स्क्वायर का, समझे बात को। ध्यान दे दो, एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनका नाम था आरसी पनेट, पुनीत नहीं नाम था भाई, पनेट नाम था, ठीक है। ये जो आरसी पनेट थे ना, ये कहते हैं कि देखो जब ऐसा जब क्रॉस हो जाएगा ना, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो हम लोग ऐसे बॉक्स बॉक्स बना के, ऐसा ऐसा बॉक्स बॉक्स बना के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स बॉक्स वाला पहले हम लोग छोटा शुरू करते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा अच्छे से, छोटा शुरू करेंगे और आगे हम लोग जाएंगे, ठीक है। आरसी पनेट मतलब पनेट स्क्वायर, मतलब जो क्रॉस रहा, जो इस तरह जो क्रॉस हम लोग करते थे, उसी को हम लोग डब्बा डब्बा बॉक्स के फॉर्म में हम लोग करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, पनेट स्क्वायर, जिसके द्वारा दिया गया, आरसी पनेट के द्वारा दिया गया, ठीक। चलो देखो, तो पहले ना हम लोग ये वाला क्रॉस एक बार देख लेंगे, ठीक। सेल्फिंग वाला, इसका क्रॉस होता है इसके साथ, ठीक। तो ये आता है यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक। इसका इसके साथ तो ऐसा, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ऐसा, फिर उसके बाद ये वाला को इसके साथ तो ऐसा, फिर ये वाला इसके साथ ऐसा, ये बन गया, ठीक। अब देखो मैच करना भी, आरसी पेनेट ध्यान देना, ठीक। देखो ये मेल का साइन है भाई और ये फीमेल का साइन है, ठीक। हम लोग जो है ना, जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और टॉप टू बॉटम लिखते हैं, यहाँ से लेफ्ट टू राइट और यहाँ टॉप टू बॉटम, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। तो एक ये वाला पूरा लिखाएगा, ये वाला, और एक ये वाला लिखाएगा, है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ खींचे और एक लाइन यहाँ खींचे, है ना। अब क्या करेंगे अपन लोग, इसका क्रॉस इसके साथ और यहाँ पर लिख देंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ और यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ और यहाँ पर लिख देंगे, है ना। फिर इसका क्रॉस इसके साथ और यहाँ पर लिख देंगे। देखो मैच करो, सेम टू सेम है। आरसी पुनीत भाई, पुनीत सुपर स्क्वायर भाई जीते कि नहीं जीते बताओ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो डब्बा है वो कैसे बनता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये पनेट स्क्वायर आपका हम लोग बनाते हैं इसके लिए, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है, ये वाला के लिए। बनाए कि नहीं बनाए बताओ, बनाते हैं। तो जब हम लोग गैमेट लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा,
ठीक है। ये हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी आएगा सेम। और अब हम लोग इस तरह से बॉक्स बना देंगे, ठीक है। ध्यान देना, मेरा बात अच्छे से सुनना, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे ना, क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। और वो जब हम लोग क्रॉस बना रहे होंगे तो हम लोगों को ध्यान देना है कि भाई ये वाला को हम लोग क्रॉस कराएंगे इसके साथ और यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको क्रॉस कराएंगे इसके साथ और यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ यहाँ, फिर इसको इसके साथ और यहाँ, फिर इसको इसके साथ और यहाँ, इसको इसके साथ यहाँ, इसको इसके साथ यहाँ, इसको इसके साथ और यहाँ, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हो जाएगा, गड़बड़ी ना करोगे। और देखो मेरे साथ सॉल्व करोगे सब लोग, ठीक है। और देखो लाइक लाइक को एक जगह पर है ना, और यहाँ पर लिखना है कि टॉल राउंड है या फिर क्या है। तो ये देखो, ये तू ध्यान दे, मेरा बात सुन अच्छे से। हम लोग टॉल के लिए क्या क्या बोलते हैं, या तो ये वाला बोलेंगे और या तो ये वाला बोलेंगे। और फिर हम लोग राउंड के लिए क्या बोलते हैं, या तो ये वाला बोलेंगे और या तो फिर ये वाला बोलेंगे, है ना। लेकिन रिंकल के लिए क्या बोलते हैं, ये वाला बोलते हैं। और डॉर्फ के लिए पता ही आपको, स्मॉल टी हम लोग बोलते हैं डॉर्फ के लिए, है ना। तो अब वहाँ से चीटिंग करके जवाब दे पाएगा ना कि नहीं। आओ देखो, तो ये हो जाएगा टॉल और राउंड। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ये, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये। फिर इन दोनों क्रॉस करके यहाँ पर ये, फिर ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये, फिर ये। उसके बाद देखो, उसके बाद इसका क्रॉस करके यहाँ पर। तो ऐसा भी लिख, इसको ही पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, चलो। फिर ये, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। फिर इसका इसके साथ, फिर इसका उसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका उसके साथ, फिर इसका उसके साथ, फिर इसका उसके साथ। अब लिखेंगे ये वाला चीज़, टॉल राउंड है, और ये भी क्या हो जाएगा, टॉल राउंड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी टॉल राउंड हो जाएगा। और ये वाला भी टॉल राउंड हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, टॉल राउंड हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखो स्मॉल आ रहा है, तो ये वाला टॉल रिंकल हो जाएगा। और ये वाला टॉल राउंड हो जाएगा। ये वाला भी टॉल और यहाँ पर रिंकल, रिंकल हो जाएगा। और ये वाला टॉल राउंड, और ये वाला टॉल राउंड। और ये वाला डॉर्फ राउंड, और ये वाला डॉर्फ राउंड। और ये वाला टॉल राउंड। और ये वाला टॉल रिंकल, है ना। और ये वाला डॉर्फ राउंड। और ये वाला डॉर्फ रिंकल, ठीक। तो ये वाला बनेगा पूरा क्रॉस आपका। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। आओ देखो, तू रट के तो काम चलाता है भाई, तू ऐसे रटता देख, तू करेगा फिनोटिपिक, है ना। फिनोटिपिक रेशियो बोलेगा 9:3:3:1, हो गया काम खलास। कैसे आया नहीं पता, तेरे को रटवा देते हैं। आओ देखो, जीनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, ऐसे लिखना। तो तेरे को रटवा रहे हैं, देख तू 12:24:12:12:1, और हर जगह पे क्या करो, इस तरह से साइन दे दो, हो गया, है ना। इसको रट ले, काम हो जाएगा तेरा। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो,
एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कैसे क्या आया, कैसे निकालते हैं। तो सुन, ध्यान से सुन, जिसको रटना है वो इसको रट लो और वीडियो को आगे बढ़ा दो, ठीक है, मजे आ जाएंगे तेरे। आ जा इधर। तो इसमें आप क्या करोगे ना, ऐसे आप ध्यान दोगे, ठीक, इसको ऐसे कर लिया हम लोग। अब यहाँ पे जो पहला वाला दिख रहा है ये क्या है, टॉल राउंड दिख रहा है। तो यहाँ पर चलो लिख लेते हैं कि टॉल राउंड कितना दिख रहा हो, देखते हैं। एक जगह दिखा, दो जगह दिखा, तीन जगह दिखा, चार जगह दिखा, पांच जगह और छह जगह और सात जगह, आठ जगह और दिखा ले भाई नौ जगह। और कहीं पर है नहीं है। तो टॉल राउंड है नौ जगह पे, ठीक ना। अब क्या है, टॉल रिंकल देखते हैं आओ। टॉल रिंकल देखते हैं आओ। एक जगह है यहाँ पे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। देखो तीन के अलावा और कहीं पर है नहीं है भाई, तीन जगह पर है। अब अगला देखते हैं हम लोग, डॉर्फ राउंड, ठीक है, डॉर्फ राउंड आओ। एक है यहाँ, दूसरा है यहाँ और ये तीसरा, और कहीं पर है नहीं है, तीसरा। और फिर क्या हो जाएगा, डॉर्फ रिंकल, सिर्फ एक जगह ये वाला है ना, एक। 9:3:3:1 हैंस प्रूव्ड। बुझाया बात कि नहीं बुझाया। अब देखो, अब ये हो गया आपका कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो है ना। अब इसी में जब आप जीनोटिपिक रेशियो जब आप लिखोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप इसको आप काउंट करोगे, ठीक है। ये वाला कितना जगह पे है, अच्छा फिर ये वाला कितना जगह पर है। जब आप, और है ना, ये पूछता नहीं है ऐसे, तब आपका जीनोटिपिक रेशियो जो है ना वो यही आएगा। ऐसे याद करने के लिए है ये, ठीक है। 12:24:12:1, 12:24:12:1, और सब जगह पे ऐसे इस टू बिठा दो, हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं। तो ये आपका पूरा जो है ना क्लियर हो गया, खत्म हो गया पूरा। अब हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन, एकदम ध्यान से समझते हैं बात को, ठीक है। तो अब जो है ना, आपको यहां तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि भाई जो क्रोमोसोम्स है ये कहाँ से आया, है ना। जैसे अभी आप पढ़ोगे ना कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, खेल खत्म। कहाँ से आया, क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए पाया जाता है ह्यूमन के केस में, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 2.25 मीटर का होता है। वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो ऐसा धागा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। वो क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम्स बन जाता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे एकदम ध्यान से, ठीक। तो आप एक बात को समझो कि ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, बल्कि पाया जाता है कितना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एकदम ध्यान से एक एक बात को समझते हुए चलना है। सर बता तो एक ही हुआ, देखो बाबू 46 क्रोमोसोम का मतलब होता है एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, ऐसे नहीं है। 1 से लेकर के 46 क्रोमोसोम नहीं है ह्यूमन में। 23 इस साइड में है, 23 इस साइड में है, और दोनों सेम सेम है। ये है कॉन्सेप्ट। कैसे है कॉन्सेप्ट सर बताइए, सुन ध्यान से। तो जब कोई एक इंडिविजुअल पाया जाएगा ना, ध्यान देना, ठीक है। जब कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इसके अंदर में क्रोमोसोम्स कैसा है, देखो। इसके अंदर में जो क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम है यहाँ पर, है ना, 1 वाला। तो दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर है 1 डैश वाला। सर ये डैश क्या होता है, डैश हमने अपने खुद से बनाया, आपको समझने में आसानी होगा तेरे को। तो देख अभी यहाँ पर सुन, पहला क्रोमोसोम 1 डैश, फिर यहाँ पर क्या है 2 क्रोमोसोम, और यहाँ पर क्या है 2 डैश। सर क्रोमोसोम तो ऐसा होता था सर, आप बताए थे, फिर अभी आपने ऐसा बना। दोनों बेटा सेम है, दोनों सेम है फिलहाल अभी तेरे लिए, ठीक है। चल ध्यान दे, 1 डैश, ठीक है, 2 डैश। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डैश हो जाएगा। इस तरह से करते करते जो क्रोमोसोम्स है ना, इस तरह से करते करते जो क्रोमोसोम्स है वो टोटल होता है कितना मालूम है, टोटल होता है 23, ठीक है, एक एक साइड में। देखो छोटा कर दिया इसको। इस तरह से यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम होगा, मान लो यहाँ पर है 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 डैश, और यहाँ पर हो जाएगा मान लो 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 डैश। अब यहाँ पर ये वाला जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, 23, और यहाँ पर जो होगा 23 डैश। सर इसको ग्रीन कलर से क्या बना, ध्यान से सुन मेरे बात को। ये जो 22 का जो पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, ये ठीक, इसी क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। और ये जो लास्ट का जो क्रोमोसोम जो बच गया ना बेटा, ये लास्ट का क्रोमोसोम, इस लास्ट के क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। समझे बात को, क्या स्पेलिंग कर रहे हैं भाई हम, ठीक। अब बात यह है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23 इस साइड में, 23 इस साइड में, और ये लास्ट का जो क्रोमोसोम होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब देख, अगर यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे मेल का, तो मेल में जो 22 जो पेयर है ना, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या,
ऑटोजोम्स, वो सेम होगा, मेल में भी सेम होगा और फीमेल में भी सेम होगा, समझे बात को। लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम है, जो सेक्स क्रोमोजोम है, ये अगर मेल है ना तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और वाई, और अगर फीमेल है ना तो इसमें पाया जाएगा एक्स और एक्स। सर इस बात का क्या मतलब, अब तक सर रट रहे हैं सिर्फ कि मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो ध्यान दे, एकदम ध्यान सुन, ये जो इंडिविजुअल है ये एक मेल इंडिविजुअल है मान लो, ठीक। सर इसमें 46 क्रोमोसोम होगा, हाँ बेटा तू अब तू समझ 23 पेयर होगा। जो 23 पेयर जब होगा, 23 इस साइड में 23 इस साइड में, अब जो 22 वाला जो है ना इसको हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं, और जो बचा हुआ 2 क्रोमोसोम इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और अगर ये मेल है तो यहाँ पर पाया जाएगा एक्स और यहाँ पर पाया जाएगा वाई, समझे बात को। और अगर ये फीमेल अगर होता तो इसका जो क्रोमोसोम जो है ये वाला ऑटोजोम वाला, ये ऑटोजोम तो एग्जैक्टली सेम टू सेम होता, लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम होता वो यहाँ पर एक्स होता और यहाँ पर भी एक्स होता। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में से एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, इसी में से तू ध्यान दे कि अगर यहां से अगर ये आधा को अगर हम लोग कंसीडर अगर करें, आधा को, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हेप्लॉइड। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा फिर से अलग समझाइए। ठीक, अलग समझा रहा है तू, देख एकदम ध्यान, तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले तू, ठीक। ये जो एक इंडिविजुअल है ना जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ सर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, हाँ होते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से कितना हो गया 23 इस साइड में बना दिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ और यहाँ पर 23 बना दिए। टोटल कितना क्रोमोसोम है, टोटल कितना क्रोमोसोम है 46 है। कैसे, तो यहाँ 1 तो 1 डैश, 20 21 21 डैश, 22 22 डैश, 23 23 डैश, ठीक। 23 क्रोमोसोम इस साइड में है और 23 क्रोमोसोम इस साइड में है। अब इसका जो ये जो आधा हो जाएगा ना ये वाला, ये इसी को हम लोग बोलते हैं हेप्लॉइड, समझे बात को। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे डिप्लॉइड का तो ये दोनों दोनों है ना, मतलब यहां से लेकर के, तो ध्यान दे अच्छे से, यहां से लेकर के यहां तक ये दोनों, ये दोनों, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग डिप्लॉइड, ठीक है। मतलब अगर जो है ना हम लोग 46 टोटल जो क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर ईच, तो 23 इस साइड में 23 इस साइड में, अगर आधा करोगे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेप्लॉइड, ठीक है। टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक। अब देखो एक बात समझना, अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम में अगर बात करें मेल का, तो मेल इंडिविजुअल में टोटल क्रोमोसोम होता है कितना 46, ठीक है। और जो फीमेल होगा इसमें क्रोमोसोम कितना होगा 46 होगा, ठीक। तो अब ये जो 46 क्रोमोसोम है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मियोसिस, ठीक है। तो ये कितना क्रोमोसोम बनाएगा 23 बनाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मियोसिस, तो ये कितना क्रोमोसोम बनाएगा 23 बनाएगा। ये 23 क्रोमोसोम जो है ना ये है वो स्पर्म का या फिर ये है वो ओवम का, ठीक है, दोनों फर्टिलाइज करेगा। देख 2 तरह का सेल डिवीजन होता है, एक को बोलते हैं माइटोसिस जिसमें इक्वल रहता है क्रोमोसोम नंबर 46 टू 46, दूसरा होता है मियोसिस जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, अलग हो जाता है, हाफ हो जाता है, 46 से 23 हो जाता है। तो आप ये बात पढ़े हो कि बॉडी में हर जगह पे एवरीवेयर क्या होता है, माइटोसिस होता है, समझे बात को। सिर्फ एक जगह पे क्या होगा, मियोसिस होगा। सर ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दे, हर इंडिविजुअल का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना स्पेशल डीएनए होगा, अपना स्पेशल जेनेटिक मटेरियल होगा, अपना स्पेशल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। सर इसका मतलब ये हुआ ना, हाँ बिल्कुल हुआ, ठीक। जैसे हम लोग का 46 है, तो तू सोच कि तू है ना ये बाल, ठीक, बाल कट किया तो ये ग्रो करेगा, नेल्स कट किया नेल ग्रो करेगा, तो जैसे कैश तू डाई मार दिया कैश लेने में तो स्क्रैच की तरह ये सेल्स रिपेयर होकर के टिश्यू सेल डिवीजन करके रिपेयर करेगा, ग्रो करेगा। तो अब ये सब जहां जहां पे एग्जांपल हम आपको दिए, तो बाल ऐसे कट के ये ग्रो किया, तो इसमें जो कि 46 क्रोमोजोम है, अभी जब ग्रो करेगा तो मान ले, है ना, कॉन्सेप्ट क्या है कि हर जगह पे माइटोसिस होता है, सिर्फ स्पर्म और एग के बनने से मियोसिस होता है, इसको नहीं मानते हैं, ठीक। यहाँ पे भी माइटोसिस होना चाहिए, यहाँ पे मियोसिस करा के देखते हैं। तो ये क्रोमोजोम ये जो है इसके अंदर में कितना 46 है, अब ऐसे कट किया, ऐसे ग्रो करेगा, तो अब ये मान ले कि मियोसिस होकर के 23 अगर बन गया, तो ये अपना कितना है 46 है, ये बाल कौन सा आ गया 23 आ गया, क्या ये खुद का बाल हुआ, छपरी बन गया कि नहीं, मतलब कुछ नया चीज बन जाएगा कुछ। मतलब बात ये है कि एक इंडिविजुअल जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स था, अगर ये जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन अगर बनाया, 25वां जनरेशन में 46 क्रोमोसोम नहीं बल्कि मान लो 41 अगर आ गया, तो क्या पता कुछ एलियन बन गया, कुछ क्रोमोसोमल एरर आ गया, कुछ अलग तरह का कुछ बन गया वो जीव, इसका खुद का जीव नहीं ना हुआ वो। समझ में आ रहा है बात, मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए अगर वो स्पीसीज अगर उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर है, उसी का वो संतान अगर है, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम डीएनए उसका होगा।
99.9% डीएनए एक्जैक्टली सेम होगा, 0.1% कैसे अलग होगा, ये बात आपको क्लास 12th में जेनेटिक्स में आपको समझ में आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते टाइम में सीआईडी दया कुछ तो गड़बड़ है समझ में आ रहा? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बात? क्या समझा रहे हैं अब तक हम? अब तक मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो डीएनए है ना, ये जो क्रोमोसोम जो बता रहे हैं ना, जहां पर जरूरत जैसा पड़ेगा वैसा ही सेल डिवीजन होगा। ठीक है, अगर ये 46 क्रोमोसोम अगर है यहाँ पर, अगर हम सेल अगर ऐसे काट दिया, अगर ये ग्रो करेगा तो इसी के जैसा खुद का बाल होना चाहिए, तो इसीलिए वो माइटोसिस होता है ताकि इक्वल वाला सेल डिवीजन वाला, मतलब इक्वल क्रोमोसोम वाला हो। समझ में आया बात? लेकिन यहाँ पर ये हाफ हो जाता है। कैसे? देखो आओ, मियोसिस से होता है ना, आधा बन जाता है, नहीं बनाएंगे आधा। चलो तेरे लिए क्या करेंगे, ये 46 से क्या बना दिया, ये माइटोसिस कर दिया और ये 46 ही कर दिया। यहाँ पर भी क्या कर दिया, ये माइटोसिस कर दिया और ये 46 ही कर दिया। स्पर्म और एक दोनों का फर्टिलाइजेशन कर दिया। कितना बन गया बताओ ज़ायगोट? कितना बना? 4 4 8, ये कितना बना बताओ? 92 बना कि नहीं क्रोमोसोम? तो 92 क्रोमोसोम होता है हम लोग में। बोल, इंसान बना कि एलियन बना? नासा वाला उठा के ले जाएगा कि नहीं? बोल तो इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग, इसी कारण से जो है ना, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा जिससे कि स्पर्म बनेगा, वो कितना हो जाता है, मियोसिस होकर के आधा हो जाता है, 23 और ये 23, तब जाकर के बनता है कितना, 46 क्रोमोसोम का। समझे बात को? अब ध्यान देना मेरा बात, एकदम अच्छा से सुनना, ठीक है? तो ये जो मेल है, इसमें क्या होगा, इसमें पाया जाता होगा ऑटोजोम्स। कितना होता है ये ऑटोजोम्स? 22 पेयर का होता है, ठीक है ना? और यहाँ पर भी पाया जाएगा वही ऑटोजोम्स। कितना होगा? 22 पेयर का होगा। ये वाला और ये वाला दोनों सेम होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम का, है ना, तो 1 पेयर होता है, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम जो है, अगर मेल है तो हो सकता है कि एक्स वाई हो, और यहाँ पर हो सकता है कि एक्स और एक्स हो। कोई दिक्कत है इसमें? अब तो ध्यान से समझना एकदम, ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो वापस आते हैं। तो मेल हो गया इधर और इधर हो गया फीमेल, ठीक? मेल में जो क्रोमोसोम है, ये मेल में क्या क्या होगा, एक्स होगा और वाई होगा, और फीमेल में क्या होगा, एक्स होगा और एक्स होगा, ठीक? अब ये जो अपना जब गैमेट बनाएगा तो इसका 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है कि एक्स और वाई बने, है ना, और हो सकता है यहाँ पर भी एक्स और एक्स बने, दोनों मतलब सेम ही है। तो अब इसमें जब आप क्रॉसिंग कराओगे, ये वाला का क्रॉस कराओ इसके साथ, क्या आ गया, एक्स एक्स आ गया, ठीक है? फिर इसी का आप क्रॉस कराए इसके साथ, क्या आ गया, एक्स और एक्स आ गया, ठीक? अब आप क्रॉस कराओ इसका, किसके साथ, इसके साथ, क्या आ गया, एक्स और वाई आ गया। वाई एक्स भी लिख सकते हो, बट सुंदर लग रहा है इसे देखने में, ठीक है? अब इसका क्या हो जाएगा, एक्स और वाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बता। अब इसमें जो ये वाला है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मेल डिनोट कर रहा है। ये वाला क्या डिनोट कर रहा है, ये फीमेल डिनोट कर रहा है ना। मतलब यहाँ पर 50% चांस हो गया किसका, मेल का, और 50% चांस हो गया किसका, फीमेल का। समझ में आया बात? ये है आपका पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है? हर बार जो है ना 50% ही चांस रहेगा मेल या फीमेल आने का, पहला बात। दूसरा बात, अगर इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर ट्विस्ट करेगा ना, बोलेगा बताओ ह्यूमन के केस में हेट्रोगेमिटी किसका है। हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या, अलग अलग। तो ये देखो हेट्रोगेमिटी है ना, सॉरी कहाँ गया, हेट्रोगेमिटी अलग अलग है, और ये होमोगेमिटी इसका है। मतलब अगर ये बात करेगा होमोगेमिटी का, तो होमोगेमिटी किसका हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा। अगर ये बात करेगा हेट्रोगेमिटी का, तो किसका हो जाएगा, मेल का हो जाएगा, क्योंकि मेल में क्या होता है एक्स वाई, फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स। तो ये होमो हो गया और ये वाला हेट्रो हो गया। समझ में? ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ऐसे टफ देगा ना, तब ऐसे पूछेगा, ऐसे बता दिया आपको। चलो अब आगे देखो, आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन मेल। तो मेल में भैया ये वाला होता है, फीमेल में ये वाला होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट ऑन विच एक्सपेरिमेंट वाज डन। क्या होता है इसका, पाइसम सैटिवम, ठीक है? चलो आगे देखो। विच इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग, विच नहीं व्हाट होगा क्या, मेरा टाइपर मेरा क्या भाई, व्हाट, हाँ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल 8th चाइल्ड इफ फिर 2 बार लिख दिया, गजब करते हो यार, सैलरी काट लेंगे तेरा हम अभी। हाँ, इफ अ कपल ऑलरेडी हैविंग द 7 फीमेल, मतलब अगर किसी कपल का 7 बच्चा ऑलरेडी अगर फीमेल है, ठीक है, तो 8वां वाला अटेम्प्ट में मेल बच्चा आने का क्या पॉसिबिलिटी है, ये है क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल 8th चाइल्ड इफ द कपल ऑलरेडी हैविंग 7 फीमेल चाइल्ड। चलो बताओ इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जवाब दोगे पॉज करके, ठीक है? देख, चाहे
मान लो 99 बार भी, 99 बार भी अगर फीमेल चाइल्ड अगर है ऑलरेडी, और 100th टाइम में अगर पूछा जाए कि कौन सा चाइल्ड पॉसिबल है, तो स्टिल हम लोग वहां पर बोलेंगे 50% ही चांस है मेल या फीमेल का। समझे बात को? क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, मेल के केस में एक्स वाई और फीमेल के केस में ये एक्स एक्स, तो हर बार ये ऐसा होगा ना, बताओ, हर बार तो ये ऐसा ही होगा कि ये वाला इसके साथ तो एक्स एक्स, फिर ये वाला इसके साथ तो एक्स एक्स, और ये वाला इसके साथ तो एक्स वाई, और यहाँ पर भी एक्स वाई। तो ये एक्स वाई दो ठो आ रहा है ना, मेल आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर दो ठो, 50-50 चांस है हमेशा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 50% हो जाएगा। चलो, इन केस ऑफ ह्यूमन विच इज हेट्रोगेमिटी, हेट्रोगेमिटी किसमें है भाई? हेट्रो 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 मतलब एक्स वाई मतलब मेल, ये हो जाएगा आंसर। समझे बात? तो मुझे नहीं पता, इसमें भी टिक मारा होगा बहुत लोग। आगे आओ, रेसेसिव ट्रेट इज ओनली पॉसिबल इन, रेसेसिव क्या होता है भाई? रेसेसिव मतलब ये वाला था ना, तो ये वाला क्या है? ये होमोजाइगस, हमेशा होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में तो ये वाला है ना, और ये वाला तो कभी मतलब रेसेसिव नहीं हो सकता ना। चलो आगे देखो, प्योर टॉल इज क्रॉस्ड विथ प्योर डॉर्फ, रेशियो और प्योर टॉल। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, अब बनाते हैं इसको, ठीक है। क्या पूछा भाई? देखो, प्योर टॉल लिख लिए, प्योर टॉल क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ करा लिए, प्योर डॉर्फ के साथ तो क्या आएगा पहले लिख लेते हैं हम लोग, इसका ऐसे, फिर इसका, अच्छा, व्हाट विल क्रॉस विथ प्योर टॉल, प्योर रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू प्योर, F2 जनरेशन पूछा ना, तो F2 जनरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको ऐसे, ये F1 जनरेशन लिखे, ये वाला क्या है? F1 जनरेशन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? सेल्फिंग कर लेंगे। तो जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो ऐसा बनेगा, है ना। अब इसको इसके साथ ऐसा, फिर इसको इसके साथ ऐसा, फिर इसको इसके साथ ऐसा, फिर इसको इसके साथ ऐसा, ठीक। ये वाला क्या है बेटा? देख, प्योर टॉल, और ये वाला क्या है? प्योर डॉर्फ, ठीक है। और बाकी सब क्या है? ये वाला है हेट्रोजाइगस टॉल। क्वेश्चन क्या पूछा? प्योर टॉल को क्रॉस किए हैं प्योर डॉर्फ के साथ, हाँ भाई कर लिया, ठीक। रेशियो बताना है प्योर टॉल का, प्योर टॉल का और प्योर डॉर्फ का F2 में, तो F2 इसी को तो बोलते हैं F2। प्योर टॉल ये है, प्योर डॉर्फ ये है, तो ये बाय ये क्या हो जाएगा रेशियो? बताओ, ये बाय ये। इसमें से कितना है प्योर टॉल? एक है सर। इसमें से कितना है प्योर डॉर्फ? एक है सर। तो रेशियो 1:1 आ जाएगा, ये वाला आंसर। बुझाए कि नहीं बुझा रहे? आ चुका है ये सब क्वेश्चन। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्योर राउंड सीड? राउंड का मतलब ये होता था, याद है कि नहीं है? ये है राउंड, सीबीएसई में आ चुका है ये सब क्वेश्चन। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सप्रेस टॉल स्टेम विथ रिंकल सीड? टॉल स्टेम का मतलब तो हम या तो ये भी बोल सकते हैं या तो ये भी बोल सकते हैं। रिंकल सीड का मतलब सिर्फ ये होता है। चलो देखो, पहले रिंकल ढूंढो, पहले रिंकल ढूंढो, रिंकल 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 रिंकल, सॉरी सॉरी सॉरी, रिंकल का मतलब ये होता है, तो है ना। चलो देखो, रिंकल का मतलब ये होता है, रिंकल यहाँ पे भी है और रिंकल यहाँ पर भी है, लेकिन अपन को चाहिए टॉल, तो ये तो डॉर्फ हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, है कि नहीं? देख, समझ में आया? हाँ देखो, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन देख रहा है कितना बार आया? 18 में आया, 14 में आया, 20 में आया, 22 में, 23 में, 24 में, 14 में, 16 में, 17 में, इतना ज़्यादा बार आया। समझ रहे बात को? इतना ज़्यादा बार आ चुका है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाला, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। समझे? इनहेरिटेंस शब्द का मतलब भी वही होता है, हेरिडिटी वाला बात, मतलब फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये जो लॉ वाला चीज़ है ना, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ के साथ, और इसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो, F1 वाला का, F2 वाला का, ये सब बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। आ जाएगा बनाने के लिए तो क्या करेगा? डिस्क्राइब द डा हाइब्रिड क्रॉस विथ पनेट स्क्वायर, ऑल्सो राइट द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ बोथ F1 F2 जनरेशन। ये सब पूरा आ सकता है, एकदम ध्यान देना इस बात को। समझ रहे तो बात को? चलो वापस आओ यहाँ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। अगर आप यहाँ तक अगर आप देख चुके हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो जेन्युइनली आपको कैसा लगा, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, है ना, कैसे और ज़्यादा बेटर वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं, ठीक। बेसिकली मैं नीट वालों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, फिर भी थोड़ा कम कॉन्साइज करके, जितना आपके सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और भी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज हम लोग इसमें चर्चा कर सकते थे, बट रोके अपने आप को किसी भी तरह से, ठीक है। अच्छा, आपको अगर शायद पता हो,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का कारण क्या है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना कि भाई दो पेरेंट इन्वॉल्व है, दो अलग अलग तरह का जेनेटिक मटेरियल आ रहा है इसीलिए इसमें वेरिएशन आ रहा है, ऐसा बोलना तो मोबाइल में घुस के निकल के भी थपड़ा देंगे भाई। जिसको पता है वो कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको जानना है एक्चुअल नॉलेज क्या है, एक्चुअल इसका रीजन क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं बताऊंगा। तो बात यह है कि भाई वीडियो आपको जैसा भी लग रहा है आप नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, शूट करने में, और आप ही के लिए बना रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बनाने में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। चलिए।